दोस्तों नमस्कार। सर्वज्ञ भारत बात कर रहा हूं और मेरे साथ कौन है ये आपको पता ही है। मुझे कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आज हम किसके साथ हैं, किन का लाइव इंटरव्यू है। इस दौरान ये पहला इंटरव्यू है दोस्तों जो आप देखेंगे जो एक बेटा अपने पिताजी से ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा कभी दुनिया में हुआ नहीं। और इस दौरान तो होगा भी कैसे, बाहर से किसको बुलाएं और कौन उनका इंटरव्यू ले। और मैं तो ये आपको बहुत समय से बता नहीं पाया, पर अब बता दूं कि मेरी तो दिली तमन्ना थी कि एक दिन मैं इंटरव्यू लूं और मैं उनसे कुछ सवाल पूछूं, और वो भी लाइव। रिकॉर्डेड होता तो आप बोलते अरे यार रिकॉर्डेड है, मज़ा नहीं आ रहा है, पर ये तो लाइव है और लाइव में कुछ भी पूछ सकता हूं मैं। बाजी मेरे हाथ में बाजी मेरे हाथ में। और आपसे सवाल भी हमने लिए हैं। आपके सवाल इस लाइव के बारे में आपको पहले बता दिया था। सवाल कुछ आए भी हैं, पर ज़्यादातर लोगों के तो शुभकामनाएं आए हैं, क्योंकि लोगों को तो शायद ऐसा लगता है कि आप जो भी कहेंगे वो सबसे बढ़िया ही होगा, और उन्हें कोई सवाल ऐसा है ही नहीं। उनके तो शुभकामनाओं के संदेश आए हैं ज़्यादातर लोगों के, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 25 से 50 हज़ार लोगों तक पोस्ट शेयर हुआ और कोई सवाल ऐसा देखने को नहीं मिला हमको जो शायद हम ना जानते हों पहले से। पर फिर भी कुछ सवाल आए हैं, वो हम लेंगे आज, पूरी डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, आज वो सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा आपको जो आपको कभी ना कभी परेशान करते रहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए सारे लोग मेरे ख्याल से आज यहाँ पर होंगे। जो लीडरशिप है वो यहाँ पर होगी। इस लाइव को और लाइव इंटरव्यू को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं डिस्क्लेमर कि ये किसी कंपनी विशेष के लिए या कंपनी विशेष पर आधारित इंटरव्यू नहीं है। कंपनी विशेष के बारे में, किसी भी कंपनी विशेष के बारे में यहां पर कोई बात नहीं की जाएगी। हम किसी कंपनी को डीआइडेंटिफाई करने का कोई मानस नहीं रखते। हम भी किसी ना किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़े हुए हैं और हम उस कंपनी को प्रमोट करने का भी कोई मानस नहीं रखते। इस डिस्क्लेमर के साथ हम इस लाइव को शुरू कर रहे हैं, इसलिए आप रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि पूरी इंडस्ट्री के लोग आज हमारे साथ यहां पर हैं। और जब इंडस्ट्री के लोग होते हैं तो हम इंडस्ट्री की बात करने के लिए यहां पर हैं, किसी कंपनी विशेष की बात करने के लिए नहीं। और इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स पे आज बात होगी। इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी को चुने जो सबसे सही है, जब हम उस पर बात कर रहे हैं तो उसके बाद आपके पास फ्रीडम है। जिस कंपनी में हम हैं वही सबसे बढ़िया है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मार्केट में बहुत सारी और कंपनियां हैं, सैकड़ों नहीं हजारों कंपनियां हैं दुनिया में जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पर देश काल की परिस्थिति को देखते हुए कौन सी कंपनी सही है, इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स को कौन सी कंपनी फॉलो कर रही है, नहीं कर रही है, ये चुनाव आपके ऊपर छोड़ देंगे हम तो आज सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। किन से बात करेंगे उनके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 21 साल का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं, उन्हें सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, उन्होंने ऊंचाइयों को भी हासिल किया, और उन सब का सबसे बड़ा साक्षी मैं आपके सामने बैठा हूं। मैंने सबसे ज्यादा नजदीक से अगर किसी ने देखा है उनको, तो मैंने देखा है। 9 साल का था मैं, 21 साल पहले, 8.5 साल का, तब से लेकर आज तक की जर्नी, जब मैं खुद इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट हूं, तब से लेकर साथ में धक्के खाए, साथ में जमीन से मतलब सम्मान भी पूरा लिया। मैं ये नहीं कहूँगा, 2004 में ऐसा समय है जब मेरी 2 लाइनें आज हजारों लाखों लोगों को याद है। वो मुझे ही खुद बताते रहते हैं कि 2004 में आपने ऐसा कहा था। तब से लेकर नगर नगर, शहर शहर, लिमोजिन और मर्सिडीज में स्वागत। और उसके बाद एक ऐसा निर्णय जब उन्होंने लिया, अपने पूरे एक बने बनाए महल को गिरा दिया, और उसके बाद की जर्नी बहुत टफ रही। उसमें मैंने पूरा कंधे से मिलाकर साथ दिया, क्योंकि मैं मानता हूं कि पुत्र का अगर सबसे बड़ा कोई धर्म है तो वो यही है कि वो अपने पिता का मान रखे और पिता का सम्मान रखे और उनका साथ दे। तो उस जर्नी पे हम पूरी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस जर्नी, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल नॉलेज जिस आदमी को है ना, वही व्यक्ति अपने दर्द और अपने घाव जानता है, अपने सुख और दुख जानता है, सब कुछ बता सकता है जो उसने भोगा है। वो व्यक्ति जो किताब पढ़ के बताए कि ये सही है ये गलत है, मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति सही है। क्योंकि कोई आदमी किताब पढ़ ले प्रधानमंत्री कैसा बना जाए, बजाय इसके कि उस व्यक्ति से सीखें, बजाय इस बात के कि जो व्यक्ति खुद प्रधानमंत्री बना हो उससे हम सीखें। तो आज वही समय है जब हम जो व्यक्ति ने खुद who's been there, who's done that, उनसे हम जान रहे हैं कि कैसे चुने एक सही कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। इस लाइव को करने की आवश्यकता क्या पड़ी, सबसे पहले तो मैं ये भी बता दूं अगले 1 मिनट के अंदर। हम देख रहे हैं कि कुछ इस समय कुछ लोग ऐसे हैं जो
कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल के साथ खिलवाड़ करने पे तुले हुए हैं, आमादा हैं या कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए या लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए या सिर्फ अपना गेन हो, सामने वाले का नुकसान हो। ऐसा ही करने के लिए शायद कुछ लोग फंडामेंटल के साथ जाने अनजाने में खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, पर जाने अनजाने में कह रहा हूं खिलवाड़ कर रहे हैं। और अगर वो फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे तो शायद हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। और ये इंडस्ट्री की बात है, इंडस्ट्री को 65,000 करोड़ तक लेके जाना है, और इंडस्ट्री 65,000 करोड़ तक जाएगी तभी सबका भला होगा। परिस्थिति के हिसाब से सिद्धांत बदलने वाले लोगों को अगर हम फॉलो करेंगे तो शायद कहीं नहीं पहुंचेंगे, परंतु सिद्धांत हमारे पक्के हों, परिस्थिति जाए जैसी हो, परिस्थिति को हम उस तरह बदल लेंगे। तो इसलिए आए गए दिन, आने वाले दिनों में कभी कोई कुछ कहेगा, कभी कुछ कहेगा, पर हमारे सिद्धांत क्या हों उस बात पे बात करना बहुत जरूरी है। कभी कांग्रेस 70 साल से राज करती थी तो हमें लगता था कि कांग्रेस सबसे बढ़िया पार्टी है, लोग कांग्रेस को वोट करते थे, कांग्रेस के भी सपोर्टर। फिर मोदी जी आए, मोदी जी बोले मैं बहुत अच्छा राज दूंगा। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं। और कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने वैसा किया, लोगों ने मोदी जी को वोट दे दिया। फिर केजरीवाल जी आ गए, केजरीवाल जी ने कहा कि भैया मैं दूंगा, ये सारे चोर हैं, तो लोगों ने केजरीवाल जी को भी चुना। बट आए गए दिन, आने वाले दिनों में कभी भी कोई भी आदमी खड़ा हो जाएगा और वो कहेगा मैं सही हूं, ये गलत है, मैं सही हूं, ये गलत है, तो हमारे सिद्धांत कहां गए? आने वाले दिनों में क्या हर नेता चुन लेंगे हम, या हम बदलते ही रहेंगे, या हर बार देखिए नए नेता आने तो बंद नहीं होंगे, वैसे ही नई कंपनियां आनी बंद नहीं होगी, नई कंपनियों का आना तो बहुत अच्छा है, पर जो सिद्धांत पर आधारित है, जो फंडामेंटल्स पर आधारित है, उनकी बात करना और उनसे जुड़े रहकर फिर आपको जो चुनाव करना है उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ये बातें मैंने इसलिए भी करी ताकि लोग हमारे साथ सारे जुड़ जाएं राइट टाइम पर। ऑलमोस्ट हमारे साथ हजारों लोग जुड़ चुके हैं इस समय, और अब हम शुरुआत कर रहे हैं इस लाइव इंटरव्यू की। सबसे पहला जो सवाल है मेरा वो ये है, ये जानते हुए कि हम इंडस्ट्री में सजीव चीज़ों के साथ डील करते हैं, निर्जीव चीज़ों के साथ डील नहीं करते। हर इंडस्ट्री के फंडामेंटल होते हैं, हर इंडस्ट्री के कुछ मायने होते हैं, और अगर उन मायनों से हम भटकेंगे तो शायद मुश्किल हो जाएगी। उन मायनों से हम ना भटकें, और यहाँ पर चूंकि हम सजीव चीज़ों के साथ यानी कि लोगों का बिजनेस है, और लोगों के साथ ही अगर कुछ गलत होगा तो वो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं एक सेंस में अगर कहूँ और अल्टीमेट बात कहूँ तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। और लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ ना हो, हम फंडामेंटल पे टिके रहें, उसके बारे में बात करना जरूरी है। तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूँ वो फंडामेंटल क्या है जो कोई व्यक्ति उन फंडामेंटल्स के आधार पर किसी कंपनी को चुन पाए। डायरेक्ट सवाल, और पहला सवाल जो सारे उत्तर देने में अपने आप में सक्षम है। सर्वज्ञ, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बात इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, और जब लोगों का बिजनेस है तो हम तलवार की धार पर होते हैं, क्योंकि यहाँ किसी एक व्यक्ति की ज़िंदगी का सवाल नहीं है, यहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं। सवाल इस बात का होता है कि अगर आपने कपड़े का बिजनेस किया और आपको अगर ये वाला डिजाइन, ये फैशन, ये कलर नहीं चला तो आप उस थान को फेंक देते हो, अगली बार उसको नहीं लेते हो, दूसरे को ले लेते हो। लेकिन यहाँ तो हम डील कर रहे हैं जिंदा लोगों के साथ। कोई भी निर्णय होता है वो लोगों की जिंदगियों के साथ होता है, और आपका एक एक शब्द लोगों की जिंदगियों को या तो बनाता है या लोगों की जिंदगियों को खराब करता है। तो जिस दिन हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं आया तो मैंने सबसे पहले कसम ये खाई कि मैं किसी दुश्मन को भी गलत सलाह नहीं दूंगा, और दूसरी बात ये कि अपने स्वार्थ के लिए किसी को सलाह नहीं दूंगा। तो इसलिए मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आज मैं जो भी बात आपसे कर रहा हूँ, अभी मत समझना कि हम किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं इसलिए हम उसकी ही प्रशंसा तो करेंगे ही। अरे ये अलग बात है कि वो अगर सारे फंडामेंटल पे फिट बैठती है और सारे फंडामेंटल को मैच करती है, हम उस कंपनी को करते हैं, ये अलग बात है। कि हम तो आपसे भी ओपन ऑफर करते हैं ना कि वो जो मैं फंडामेंटल की हम बात कर रहे हैं वो जो फॉलो करे हम उसके साथ काम से करें ना। तो इम्पोर्टेंट है कि उन फंडामेंटल को कौन पूरा कर रहा है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक पूरा पैकेज होता है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर हम काम कर रहे होते हैं तो एक पूरा पैकेज है, वो एक चीज़ पे डिसाइड नहीं होता। लोग एक एक चीज़ पे डिसाइड कर लेते हैं। लोग ऐसे डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पे साबुन 5 रुपये महंगी, वहाँ 5 रुपये सस्ती है, वहाँ पे 10 रुपये महंगी, वहाँ 20 रुपये सस्ती है, और यहाँ 5 रुपये तेल महंगा है, वहाँ 2 रुपये सस्ता है, और वहाँ पे 10 रुपये महंगा है। तो उससे डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कौन सी कंपनी में जाना चाहिए, हमें क्या काम करना चाहिए। लोग इस बात से डिसाइड कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी
कि यहाँ पे 2 लाख बनानी पड़ती हूँ, 6 बनानी पड़ती हूँ, 10 बनानी पड़ती हूँ, 1 बनानी पड़ती हूँ, वीकली पैसा आता है, वहाँ मंथली पैसा आता है, वहाँ पे बोनस आता है, इन सब चीज़ों से डिसीजन नहीं होते हैं। नहीं तो सबसे सस्ते प्रोडक्ट्स ही चलेंगे बाजार में, ये मान लें, या तो यही तो समस्या है, इस एक चीज़ से डिसाइड नहीं होता ना। हम वो व्यक्ति हैं कि जब हमने 99 में इंडस्ट्री में आए तो हमें समझ में आता था कि यार दुनिया में एक ही कंपनी होती है, एक ही धंधा होता है, दूसरी चीज़ ही नहीं होती है, और यही सब कुछ है। और 99 से लेके हमने 2011 तक वो काम किया, 2012 के बाद छोड़ा, हम दूसरी कंपनी में गए, वो कंपनी हिंदुस्तान छोड़ के चली गई। मतलब तजुर्बा बहुत बड़ा है, और जब तजुर्बा बहुत बड़ा, इसे कहते हैं ना कि आप अनुभव से सीखते हो, और जब आप सीख जाते हो तो वही अनुभव आपके काम आता है। सही। तो जो फेलियर आदमी होगा वही आपको सक्सेस प्रिंसिपल सिखा पाएगा। अब जो सक्सेसफुल होगा सीधा 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 ऐसा ग्राफ जा रहा होगा, वो सक्सेस प्रिंसिपल आपको धीरू भाई अंबानी जितने बढ़िया सिखा सकते हैं उतने बढ़िया मुकेश अंबानी नहीं सिखा सकते। वो अनिल अंबानी आज नहीं सिखा सकते क्योंकि वो फेल हो गए हैं। अनिल अंबानी जब दोबारा सक्सेसफुल होंगे तब वो सिखा पाएंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से कि यार सही चीज क्या हो सकती है। तो लोग कहते हैं कि भरत साहब ने वो किया, वो फेल हो गए, वो सक्सेसफुल हो गए, वो आ गए। हाँ, वो हमारे लिए, वो हमारे क्रेडेंशियल्स हैं, वो हमारे लिए प्लस पॉइंट रहा। और फिर हमने अपनी कंपनी शुरू करी आयुशांते, और आयुशांते को हमने फिर मर्ज कर दिया वेस्टीज के साथ। तो वो जो पूरा का पूरी जर्नी रही, जो बात हमने उस दौरान सोचा, जो हमने पूरी दुनिया की स्टडी करी, पूरी दुनिया की कंपनियों की स्टडी करी, उसके बाद इस चीज की स्टडी करी कि आइडियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होनी चाहिए। जब आइडियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में आपको पता लग जाएगा तो आप ये समझ जाएंगे कि यार मैं कहाँ फिट बैठता हूँ। और फिर मुझे वो काम, इंडस्ट्री बहुत मैच्योर हो गई है, इंडस्ट्री को लगभग 22 साल हो गए हैं हिंदुस्तान में, दुनिया में 125 साल हो गए हैं इसे, और अब 65,000 करोड़ जानी जब इंडस्ट्री KPMG की रिपोर्ट है, तो अब मैच्योरिटी का लेवल तो बिल्कुल पीक पर है, और हर व्यक्ति ने इसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि अब सही चीज क्या है और गलत क्या है। तो पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें यह सोचना चाहिए कि जो प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के पास वो किस तरह से हैं। 2 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होता है नीड क्रिएशन, दूसरा होता है रिप्लेसमेंट। एक तो प्रोडक्ट्स मेरे ऐसे हैं कि जो मुझे नीड ही क्रिएट करनी पड़ेगी, मैं आके तुम्हें समझाऊं कि भैया ये 5,000 रुपये की क्रीम ले लो तो एंटी एजिंग हो जाएगी। अब मैं ये नीड क्रिएट करना पड़ेगा, मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा, मुझे समझाना पड़ेगा यार ये सप्लीमेंट ले लो, तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। दूसरा ये है कि तुम्हें जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे ना, इन प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर दो। तो आसान काम कौन सा है? आसान काम है रिप्लेस करना। तो प्रोडक्ट्स की बकेट ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रोडक्ट्स रिप्लेसमेंट के साथ शुरू करें और हम उसे नीड क्रिएशन पे भले ही ले जाएं। देखो ये वेलनेस इंडस्ट्री है, यहाँ हेल्थ की जरूरत तो होगी, और हेल्थ के प्रोडक्ट्स होते हैं नीड क्रिएशन के, लेकिन जब मैं एंट्री करूं तो मेरा एंट्री पॉइंट जो है वो रिप्लेसमेंट से हो, जिससे आदमी का अच्छा मैं तो कंज्यूमर तो ऑलरेडी हूं और मुझे रिप्लेस करने प्रोडक्ट, मैं अगर रिप्लेस कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा और मैं बिजनेस करूंगा। धीरे धीरे जब मेरी उससे रिलेशनशिप बनती है, मेरी दोस्ती बनती है, मैं उसको शिफ्ट करता हूं जब कुछ नीड क्रिएशन वाले प्रोडक्ट्स पर जो वास्तव में जरूरी और एसेंशियल है। हिंदुस्तान 125 करोड़ का देश है, 125 करोड़ के देश में मुझे किस तरह के प्रोडक्ट चाहिए? मास है, लोग हैं, दुनिया भर के लोग हैं, तो मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो मासेस के प्रोडक्ट्स हों, क्लासेस के प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे। तुम अगर मुझसे कहोगे पापा मुझे अगर एक दुकान खोलनी है तो एक साइकिल की और एक मर्सिडीज की, बोलो मैं किसकी खोलूं? ये यहाँ साइकिल का वॉल्यूम कम होगा लेकिन डिमांड सबसे ज्यादा है क्योंकि ये मासेस की चीज है। तो मुझे उन प्रोडक्ट्स में डील करना पड़ेगा जो मासेस के हों। कुछ लोग होते हैं, कुछ कंपनियां होती हैं जो एक सिंगल प्रोडक्ट्स का, एक सिंगल कंटेंट का प्रोडक्ट्स बना लेती हैं और उसी प्रोडक्ट्स को फिर वो प्रमोट करना शुरू कर देते हैं लाइक एनीथिंग। कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ एक ही आइटम पे करते हैं, भैया वजन कम कर लो या वजन बढ़ा लो। कुछ काम करते समय हम एंटी एजिंग पे ही काम करेंगे, कुछ बात करेंगे सब हम ब्यूटी पे ही बात करेंगे। ये ज्यादातर विदेशी कंपनियां ऐसी हैं जो एक सिंगल फील्ड को या सिंगल प्रोडक्ट रेंज को लेकर चलती हैं। हाँ, तो वो तरह का काम नहीं चलेगा ना। उस तरह का अगर काम चलेगा तो हमें वो लोग ढूंढने पड़ेंगे जो वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं 133 करोड़ लोगों तक जाना चाहता हूं, हम मासेस में काम करना चाहते हैं, तो मुझे वो काम करना है जो लोअर मिडिल क्लास के क्या काम आ रहा है सामान, अपर मिडिल क्लास के काम क्या आ रहा है, जो उसके अपर क्लास के लिए क्या काम आ रहा है। हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आपके पास होने चाहिए, ना कि कुछ एक कैटेगरी के या 5,000 से आपकी रेंज शुरू हो रही है वो आप समझाते फिर रहे हो, फिर लोगों को ढूंढते फिर रहे हो, और वही लोग चाहिए आपको उसी कैटेगरी के।
फिर आप अकेले सप्लीमेंट में काम करो तो फिर उन्हीं लोगों को ढूंढना शुरू कर दो। तो प्रोडक्ट्स की जो रेंज है वो इस तरह से होनी चाहिए कि जिसमें मासेस के प्रोडक्ट्स हों, और हर लेवल के लिए बाटा के शोरूम में हर एक जूता हर एक के लिए नहीं होगा, लेकिन हर एक के लिए कोई ना कोई जूता जरूर होगा। अगर आपके पास आपकी प्रोडक्ट्स की बकेट ऐसी है जिसमें हर एक के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट्स है, तो समझ लेना कि आप सही जगह पर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये वेलनेस का जमाना है, और जितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होंगी उनमें वेलनेस का फोकस होना कंपलसरी है, क्योंकि ये वेलनेस अब फ्यूचर ट्रेंड है। और अब तो ये जो जमाना लॉकडाउन का आ गया, उसके बाद तो लोग वेलनेस पे बहुत अवेयर हो गए हैं, और लोग उस पर काम करना लोगों ने शुरू भी हर एक व्यक्ति को इम्यूनिटी बढ़ानी है। यस। दूसरी बात है कि उन प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग कैसी है। सस्ते होने चाहिए? बिल्कुल नहीं। महंगे होने चाहिए? बिल्कुल नहीं। जो बहुत मोटी सी लाइन है, जब हम कंज्यूमर मार्केट की बात करते हैं, वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए। लेकिन वैल्यू फॉर मनी का मतलब मछली 50 लाख की है, सस्ती है, महंगी है, या वैल्यू फॉर मनी है? मछली वाले कहेंगे डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है, और जो गरीब आदमी होगा वो कहेगा बहुत महंगी है, अमीर आदमी कहेगा सस्ती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग ऐसे सेट नहीं होती। डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग के बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो लोग समझते ही नहीं हैं। हम जब आयल शांति रन कर रहे थे तो हमारी सबसे ज़्यादा लड़ाई इस बात की होती थी मैनेजमेंट में बैठ के कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर, हमारे थर्ड पार्टनर थे, हम उनको कहते थे बेस्ट क्वालिटी चाहिए। फिर हम कहते थे हमें बेस्ट पे आउट देना है, हाईएस्ट पे आउट देना है, और प्राइसिंग कम से कम रखनी है। तो वे लोग हंसते थे और हमें भी हंसी आती थी, यार बात तो सही कह रहे हो, हमें क्वालिटी हाईएस्ट करनी है, प्राइसिंग लो करनी है, और हाईएस्ट पे आउट बांटना है। सारी चीजें कैसे पॉसिबल? सारी चीजें कैसे पॉसिबल होंगी? तो जब भी प्राइसिंग होती है किसी प्रोडक्ट्स की, हाँ, वो बेईमानी करती हैं कंपनियां जिनकी प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग हाईएस्ट हो, पे आउट लो हो, और क्वालिटी के नाम पर वे ढिंडोरा पीटते हो कि हमारी क्वालिटी अच्छी है, हमारी क्वालिटी अच्छी है, हमारी क्वालिटी अच्छी है। लेकिन ये संभव नहीं होता है। लेकिन ये जो बैलेंस मैंने कहा, क्वालिटी, प्राइसिंग और पे आउट, प्राइसिंग के साथ उसमें बीवी, जो पे आउट का रिलेशनशिप है वो प्राइस में होता है बिजनेस वॉल्यूम से। लोग ये समझते ही नहीं हैं और बाकी लोगों से धोखे में रखते हैं। एक प्रोडक्ट से अगर 100 रुपए का है और दूसरी कंपनी का वो प्रोडक्ट्स अगर 70 रुपए का है, तो हम कहते हैं देखो ये 30 रुपए सस्ती हो गई। नहीं भैया, अब इसमें बीवी भी चेक करो, इसमें पे आउट कितना है, उसकी क्वालिटी चेक करो। तो 100 बीवी लोग ये कहते हैं, सवाल करते, बीवी के नाम पे लोगों को लूट लें क्या? नहीं, लूटने का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि आप उसमें पे आउट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। अगर आप पे आउट को हटा दो और इस पे आउट को हटा दो और प्रोडक्ट की भी कॉस्ट को चेक करो, तो पता चल जाएगा आप लूट रहे हो कि नहीं लूट रहे हो। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि लोगों को देने के लिए आप एक पेन ले लो और उस पेन को 10,000 रुपए में बेचो और 9,000 रुपए लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करो। कुछ कंपनियां करती है ऐसा, वो फर्जी कंपनियां होती हैं, वो गलत करती हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ ये तलवार की धार पर चलने जैसा है। ये एक बैलेंस बनाने का काम है बहुत बड़ा। मैं ये भी नहीं कह सकता कि 10,000 का पेन इसको बेच दो और 9,000 रुपए बांट दो लोगों में। ऐसी कंपनियां कुछ फॉरेन में हैं जो कॉफी बेचती 5-5 हज़ार रुपए की, और फिर वो इंटरनेट पे सर्च करोगे तो हाईएस्ट पे आउट वाली कंपनी कहलाएगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि वो हाईएस्ट पे आउट वाली जो कंपनी है, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग, क्वालिटी का बैलेंस तो देखो एक बार, कि वो मनी सर्कुलेशन कर रहे हैं उसके नाम पर। मतलब ये बहुत बुद्धिमत्ता का काम है जिसमें लोग बहुत कैजुअली ले लेते हैं, और इतनी समझदारी का काम इसमें करना पड़ेगा कि वो बैलेंस भी होना चाहिए और इंटेंशन भी उसके पीछे पता होना चाहिए कि इंटेंशन क्या है। मतलब 10 रुपए की चीज को 1,000 रुपए में बेचें, 100 रुपए की चीज को 10,000 में बेचें, ये गलत है। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि 10-20 रुपए का फर्क तो कभी भी आ सकता है। वो तो कंपटीशन के नाम पे कोई भी लग सकता है, कंपटीशन के नाम पे। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी एग्जांपल दिया, घर बनाते समय एक आर्किटेक्ट से मेरी बात हो रही थी, हमारा भी घर बन रहा है अभी, तो मेरी आर्किटेक्ट से जब बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि सर मार्केट में तो बहुत हलचल होती है, सबकी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट सेलिंग से अलग बात कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि सर क्या होता है कि हमारा पूरा सेटअप है, हमारे पास 10-20-25 लोग हैं, हमारा पूरा आर्किटेक्ट का बेस है, मेरे जूनियर आर्किटेक्ट्स हैं, वो ड्राइंग बनाते हैं, लेआउट बनाते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपके घर में जाकर आपको पूरा बताते हैं, ड्राइंग समझाते हैं लेबर को। अब होता क्या है, नए नए लड़के आ जाते हैं आर्किटेक्चर पढ़ के। अब नया नया लड़का होता है, वो नया नया लड़का कॉलेज से निकल कर आया, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट ले लेता है, किस नाम पे, 25,000 रुपए में आपका पूरा प्रोजेक्ट कर दूंगा। अब नया आदमी फिसल जाता है। अब किसी को मान लो 100 गज का मकान बनाना है, किसी को 200 गज का मकान बनाना है, खर्चा नहीं करना है, तो वो उसमें फिसल जाए।
कि यार 25,000 मेरा पूरा मकान बनाना है और आप तो मुझसे 5 लाख रुपए मांग रहे हो या मुझसे 2 लाख रुपए मांग रहे हो मेरे 100 गज के मकान के, 200 गज के मकान के, पर स्क्वायर फीट आप कर रहे हो। अच्छा, जब 25,000 वाले को डील मिल जाती है तो वो परेशान होता है। कैसे परेशान होता है? क्योंकि 25,000 में वो सारा काम उसको खुद को ही करना पड़ता है। ड्राइंग भी उसको खुद को बनानी है, साइड पे खुद को जाना है, फिर एक आध काम और ले लेता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कमाने उसको 25,000 है, खर्चा उसका ज्यादा हो जाता है और फिर वो फ्रस्ट्रेट होता है। फिर वो या तो मार्केट में रहता नहीं है या फिर वो मार्केट को खराब करता है। ये मार्केट को खराब करने वाले इस तरीके से होते हैं। हम कई बार ये भूल जाते हैं कि जो एक स्टैब्लिश्ड व्यक्ति है, जो स्टैब्लिश्ड आर्किटेक्ट है, उससे हमको सर्विसेज क्या मिल रही है, उससे हमको सपोर्ट कितना बड़ा है, वो अपने आप में वैल्यू रखता है क्योंकि वो स्टैब्लिश है, वो अपने आप में एक अपना एक्सपीरियंस रखता है। तो नए लोग इस तरह के आते जाते परेशान करेंगे सिर्फ इस बात के लिए कि हमें खड़ा होना है तो हम इनके कंधों पे खड़ा हो जाए। यस, इनके कंधों पे खड़ा हो जाए या इनसे कुछ मार्केट ले लें या इनसे कुछ लोग ले लें, इनसे लीडर्स ले लें। कुछ लोग बहक भी जाते हैं क्योंकि मुझे लगता है 10-20 रुपए का फर्क कभी मिटने वाला नहीं है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो कंपटीशन के लिए कोई भी आदमी कर सकता है। और वो तो दुनिया में आप अगर दुकानदार पे अगर 4 दुकानें लाइन से लगी हुई हैं दवाई की इवन, तो वो आप पूछने जाते हो कम फिले में, वो समझ जाता है इस आदमी को कम फिले की जरूरत है ना, और ये प्राइस चेक कर रहा है अभी और कौन सी दुकान पे सस्ती मिल जाएगी। और ये दवाई में नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आराम से होता है, किसी भी चीज में होता है। ये भी तो ठीक नहीं है ना। कोई एक कंपनी है जो मान लीजिए 80 रुपए का टूथपेस्ट बेचती है और उसके बाद वो कर दे उसको 250 रुपए का। एक कंपनी है जो 300 रुपए का टूथपेस्ट था इनका आज से 5 साल पहले, उन्होंने उस टूथपेस्ट को कर दिया 600 रुपए का। पर कोई कंपनी है जिसका 50 का था, उसने 60 ही किया, उसने ज्यादा नहीं किया। मे भी उसको सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा भी जाए, मे भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने कुछ क्वालिटी एनहांस करी है, मे भी। तो मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि वो 5-6 गुना प्राइस बढ़ जाए किसी प्रोडक्ट, बिल्कुल अफोर्डेबिलिटी से बाहर नहीं चला जाए। ना क्वालिटी के नाम पे आप प्राइस बढ़ा सकते हो, ये बैलेंस है बहुत बड़ा। ना क्वालिटी के नाम पे प्राइस बढ़ा सकते हो, ना हाईएस्ट पे आउट के नाम पे प्राइस बढ़ा सकते हो। आपको रीजनेबल प्राइस रखनी पड़ेगी, आपको रीजनेबल पे आउट देना पड़ेगा। मैं पे आउट भी रीजनेबल कह रहा हूं। अगर आपने हाईएस्ट पे आउट की बात करी, बहुत ज्यादा पे आउट की बात करी, तो अल्टीमेटली तेल तो तलों में से निकलेगा। आप प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ाना शुरू कर दोगे या उसकी क्वालिटी कराना शुरू कर दोगे, और क्वालिटी भी आपको अच्छी देनी पड़ेगी, बेस्ट देनी, वरना लोग दोबारा उन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं ये ना समझ का काम नहीं है। ये लोग ना समझी में कोई भी निर्णय कर लेते हैं, कोई भी विचार कर लेते हो आप, और कुछ भी चल जाता है हिंदुस्तान में, दुनिया में। ये कोई समस्या हिंदुस्तान की नहीं है। सेम यूथा में, मैं यूथा गया था और यूथा तो मंडी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। दरियागंज किताबों के लिए दरियागंज है दिल्ली में। हाँ, तो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी यूथा है यूएस में। हाँ, सारी कंपनी का हेडक्वार्टर वही है। और उसके बाद मलेशिया का नंबर लगता है। मैं सब जगह होकर आया हूँ, सब जगह मैं देख के आया हूँ। तो फिर तो कहीं भी कुछ भी चलता है, जरूरी नहीं कोई हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है। ये तो लोग हैं ना, लोग तो सब जगह एक से होते हैं। और हम कुछ भी सोच के, अब एक कंपनी है, हम तो प्रतिज्ञा करके बैठे कि हमें किसी का नाम नहीं लेना और कभी किसी की बुराई नहीं करनी है। वो सिंगल प्रोडक्ट्स पर ही काम करती है, उसके अपने लोग होते हैं, पॉपुलैरिटी पर काम करते हैं, अपना मार्केट है। तो कौन सही है कौन गलत है इसकी बात हम कतई नहीं कर रहे हैं, ना कभी करेंगे। हम ये बात कह रहे हैं कि भाई मुझे अपनी जिंदगी का मामला है, मुझे अपनी जिंदगी चलानी है, तो मैं क्या काम करूं, मुझे अपनी जिंदगी में अपने सपने पूरे करने हैं, तो मैं कौन से कंपनी को ज्वाइन करूं, किस ढंग से डायरेक्ट सेलिंग करूं, मैं उस बात कर रहा हूं। और हम मुद्दा इस बात का है कि इतनी ये पतली धार है जिसे हर आम आदमी समझ नहीं पाता है, और हमें समझ में 21 साल लग गए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि प्राइसिंग, प्रोडक्ट्स, उसका पे आउट, इन सब का बैलेंस बनाना जरूरी है। अब आप प्राइस कंपटीशन में डाउन कर दो, आप बीबी डाउन कर दो, आपको पता नहीं चलेगा, तो पे आउट कम चला जाएगा। आपने हाई बीबी कर दिया, आपने प्राइस हाई कर दी, आपने थोड़े क्वालिटी के नाम पे आपने कुछ फुनफू डाल दिए 2-4, या फिर आपने लो क्वालिटी कर दी, आपने फिर झुंझुना पकड़ा दिया। कितने सारे कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन हैं। जितनी बाइनरी कंपनियां चला करती हैं, वे क्या करती हैं, उन्होंने एक कोई घड़ी लिया 100 रुपए की और 5,000 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। वो कुछ भी बांट सकते हैं, वो कुछ भी बांट सकते हैं। अच्छा, कपड़े का काम चलता था, भीलवाड़ा से कपड़ा बनवा लिया, कपड़े का पैकेज बनवा लिया, 3,000 रुपए में वो कपड़े का पूरा पैकेज बेच रहे हैं, और फिर वन टाइम ले लो और डायरेक्ट सेलिंग हो गई, अब वो डायरेक्ट सेलिंग हो रही है कि मनी सर्कुलेशन हो रहा है, समझ नहीं आता। सरकार को डायरेक्ट सेलिंग का रूल बनाने में सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई भी प्रोडक्ट ला के दे देगा और मनी सर्कुलेशन करेगा उस प्रोडक्ट की आड़ में, और एक कह देगा हमारी डायरेक्ट सेलिंग है। अब सरकार उसे कैसे
आइडेंटिफाई करें कि ये रियल है और रियल नहीं है। ये बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या करें? आप कुछ भी आओ और आप कहते हो ये तो हमारी प्राइस है और हम प्राइस में दे रहे हैं। आप प्राइस कंट्रोल कैसे करेगी सरकार उस बात पर? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा डायरेक्ट सेलिंग में है और ये मुद्दा आम मार्केट में है, मैं उसकी बात नहीं करता हूं। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ लोग कनेक्टेड है, ये सब थोड़ा समस्या है। और जब लोग कनेक्टेड होते हैं तो वो समस्या खड़ी होती है और वो बड़ा प्रॉब्लम होता है डायरेक्ट सेलिंग को आइडेंटिफाई करते वक्त। हम किस उस पे पहुंच रहे हैं अब? राइट प्रोडक्ट्स में जो हमारा कंक्लूजन निकला, वो कंक्लूजन ये है कि प्राइस, क्वालिटी एंड पे आउट। ओके, तो प्राइस, क्वालिटी, पे आउट का बैलेंस चाहिए। अब आप 2 रुपए की पेंसिल बेचो, बोलो मेरा सबसे सस्ती पेंसिल है, सबसे सस्ती पेंसिल है, तो लोग आपके पास आ जाएं और फिर पेंसिल बेचना शुरू कर दो, पैसे ही नहीं मिले। 10 रुपए की आप चीज बेचो और बोले 10 रुपए सस्ता है, 10 रुपए सस्ता है, 10 रुपए का है, और लोग आपके पास आ जाएं, तो फिर तो ऐसा है कि सबसे सस्ते प्रोडक्ट्स वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलेगी दुनिया में और फिर कोई और डायरेक्ट सेलिंग चल ही नहीं सकती। तो इसलिए प्राइस, क्वालिटी एंड पे आउट, तो इन तीनों पे हम कंक्लूजन पे निकल रहे हैं प्रोडक्ट्स को लेकर। अब आती है बात रेंज ऑफ प्रोडक्ट। मतलब मासेस के प्रोडक्ट चाहिए, क्लासेस के ही सिर्फ हो प्रोडक्ट्स, ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल इन राइट चीजों, 3 चीजों का बैलेंस देखें और उसके बाद निर्णय लें प्रोडक्ट्स के आधार पर। ओवर वैल्यू नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग ओवर वैल्यू नहीं हो, जो लोगों की रीच में ही नहीं हो। हम किन लोगों को ढूंढेंगे? हम तो ये कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग का मतलब कि सड़क पर निकल जाओ, जो आदमी टकरा जाए वो आपका प्रॉस्पेक्ट है, जो आदमी दिखाई दे रहा है वो आपका प्रॉस्पेक्ट है, क्योंकि आपके पास हर एक के लिए हर प्रोडक्ट है। शर्त ये है कि उसके पास सपने होने चाहिए, शर्त है कि उसके पास कोई ड्रीम होने चाहिए, शर्त है कि वो कुछ करने का जज्बा रखना चाहिए। और फिर वो रखने का जज्बा है, लेकिन आप इस वजह से उसके पास नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपकी जो मिनिमम प्रोडक्ट्स की प्राइस है वो तो है ही 2000 रुपए की। तो अब वो फिर आपने तो क्या डायरेक्ट सेलिंग करी? तो ये कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा है और इसकी बहुत डीप स्टडी की जरूरत पड़ती है। किसी भी आदमी को पूरी रिसर्च की जरूरत पड़ती है किसी व्यक्ति को, तब कहीं वो निष्कर्ष पर पहुंच पाता है। चाहे वो कंपनी ओनर हो, कंपनी खोल लेते हैं लोग, तजुर्बा नहीं होता, क्या करेंगे? कंपनी खोलना बहुत आसान है, बहुत आसान है। कंपनी खोल लेते हैं ऐसे लोग जो कभी डिस्ट्रीब्यूटर रहे होंगे, वो कंपनी खोल लेते हैं। कंपनी खोल लेते हैं ऐसे लोग जो कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमें कंपनी खोलनी है, ये शुरू कर देते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का डी नहीं पता होता, डायरेक्ट सेलिंग का डी नहीं पता होता है। कंपनी खोल लेते हैं ऐसे लोग जो नए एंटरप्रेन्योर हैं, उनको अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, वो खोल लेते हैं। कोई वेल्दी बंदा हो, वो अपना पैसा लगा देता है, उसे पता नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में काम कैसे चलता है, उसने जिंदगी में कभी प्लान नहीं दिखाया, उसे जिंदगी में कभी होम मीटिंग नहीं करी, और वो पैसा लगा के किसी आदमी को बिठा दे कि आप कंपनी चलो। ऐसा हमारे साथ भी हुआ और हमने तजुर्बा है ये हमारा, कि जो हमारे बड़े फाइनेंशियल पार्टनर थे वो बड़े आयु शांति में जो बिजनेसमैन थे, पर उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं पता था और वो तो सिर्फ पैसा लगाने वाले थे। और अल्टीमेटली उनको जब समझ में नहीं आया धंधा, तो उन्होंने हाथ खींचने की कोशिश करी। तो फिर हमें कोई ना कोई एक सेफ रास्ता निकालना था और वो रास्ता हमने निकाला। तो इसीलिए ये भी बड़ा एक इशू है कि जब आप किसके हाथ में अपनी जिंदगी की भागदौड़ दे रहे हो, सबसे पहले ये तो चेक करो, ये चेक करना। नेता, हमारा नेता कैसा हो, वो तो चुनो। वो चुनते नहीं है और लाखा चल रहा है, अंधी दौड़ में चल रहे हैं कि कोई जैसा आपने कहा कि कोई एक बात को पकड़ ली और उस बात को नहीं ये बढ़िया। बोले नहीं, कल केजरीवाल अच्छा कह रहा था, आज मोदी जी अच्छा कह रहे हैं, कल केजरीवाल को वोट दिया, आज इसको वोट देंगे, रुकेगा कहाँ? रोज चलते रहो, रोज नए नेता होंगे, रोज नए वोट मांगेंगे। बिल्कुल। मेरे पास, तुम्हें पता है, परसों एक फोन आया था और वो कह रहा था कि सर मुझे एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शुरू करनी है, तो भारत साहब मुझे कंसल्टेशन दे देंगे क्या? तो मैंने कहा जरूर दे देंगे, पर मेरा चार्ज होगा, सिर्फ मैं उनको कंसल्टेशन दूंगा 7 दिन के लिए और मेरा चार्ज होगा 10 लाख रुपए। तो सर्वर में से बोला आप दोगे उसे कंसल्टेशन और आप 10 लाख रुपए चार्ज करोगे? मैंने कहा हाँ, मैं उसे सबसे पहली सलाह ये दूंगा कि तू डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मत खोल और तू अगर खोलेगा तो ये तकलीफें आएंगी। तो ये हंसने लगा। मैंने कहा भैया, सलाह देने का मतलब थोड़ी है कि वो जो कर रहा है मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाऊं, और 10 लाख रुपए में अगर वो टूट जाए तो करोड़ों के नुकसान से बच जाएगा ना। तो 10 लाख में सलाह दे दी। अगर वकील के पास जाओ और वकील आपसे कहे कि भैया मैं 1 लाख रुपए लूंगा, 1 लाख रुपए लेके कहते भाई साहब एक केस मत करो वरना भाग जाओगे, तो वो सलाह सही है कि गलत है? सही। तो इसलिए हम तो वो सब कर के बैठे हैं
तजुर्बेकार हैं, इसलिए आपको वो सलाह और देने की बात कर रहे हैं, वो बताने की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब डायरेक्ट सेलिंग को आप यूज करो तो दूसरा मुद्दा होता है सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान। मैं फिर कह रहा हूं, लोग समझते नहीं हैं, लोग नादान हैं, और दूसरे लोग नादानी का फायदा उठाते हैं। या तो लोग एक चीज प्रोडक्ट्स के दम पे डिसीजन कर लेंगे, या मार्केटिंग प्लान के हिसाब से डिसीजन कर लेंगे, या प्राइसिंग पर कर लेंगे, प्रोजेक्ट्स की अलग अलग फैक्टर पर डिसीजन कर लेंगे। वो नहीं होना चाहिए, ये पूरा पैकेज है। अब सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान की मैं अगर बात करूं तो प्लान लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ये बात समझनी पड़ेगी। हम जो बात कह रहे हैं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हमारा कतई उद्देश्य किसी व्यक्ति को हर्ट करना नहीं है, किसी कंपनी को हर्ट करना नहीं है, उसे बुराई करना नहीं है। लेकिन जब मैं कुछ बात करूं और किसी को बुरा लगे तो वो समझ ले कि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, इसलिए मुझे बुरा लगा है। तो मैं किसी पर पत्थर नहीं फेंक रहा हूं। और फंडामेंटल पर किसी को डिस्कशन करना हो तो जरूर वो डिस्कस कर सकता है, पर व्यक्तिगत चीजों से ऊपर उठ के। तो मुद्दा ये है कि अगर जिसको दर्द उसी को होगा जिसको चिन्ह बनाएगी, घाव होगा। तो हम कतई बहुत पवित्र भावना के साथ बात कर रहे हैं, और बहुत पवित्र भावना के साथ हम आपसे बात चर्चा कर रहे हैं। मुद्दा इस बात का है कि लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। भाई साहब, आप डायरेक्ट सेलिंग में 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल, 10 साल के लिए नहीं है, आप पीढ़ियों के लिए, जनरेशन के लिए हैं। मैं यहाँ 1 मिनट रोकना चाह रहा हूँ आपको, थोड़ा सा माफी चाहते हुए रोकना चाह रहा हूँ। ये बात कई लोग करते हैं कि, और कई लोग प्रचार भी कर रहे हैं इस बात का आपकी वीडियो के साथ, कि भारत साहब 2 लाख को प्रमोट कर रहे हैं, बाइनरी को प्रमोट कर रहे हैं। पहले तो वो लोग ये नक्की कर लें कि आपका प्लान 2 लाख का है या आपका प्लान जनरेशन है ना। और ये बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत साहब जनरेशन से दूर गए ही नहीं। भारत साहब ने कभी सिर्फ बाइनरी को प्रमोट किया ही नहीं। जब भारत साहब 12 साल तक एक प्लेटफॉर्म में थे, वो फुल ऑन जनरेशन प्लान था। जब उसके बाद हम मुनाबी में आए, दैट इज आई एंटर्ड द इंडस्ट्री, उस समय मुनाबी वाज अ हाइब्रिड प्लान। उसमें ज्वाइनिंग आपकी आधारित होती थी 2 लाख पर उसके बाद जनरेशन स्ट्रक्चर फॉलो होता था। प्लस आप अपने स्पॉन्सर्ड व्यक्ति को किसी के नीचे प्लेस कर सकते थे, जिसमें स्पॉन्सर के बेनिफिट आपको मिलते थे और प्लेसमेंट का बेनिफिट उसको मिलता था। यानी कि उसके पे आउट में कटौती भी होती थी जिस आदमी के नीचे प्लेसमेंट हुआ है। प्लस ज्वाइनिंग के बाद उसका स्ट्रक्चर ऐसे ही फॉलो होता था, यानी कि आप अनलिमिटेड विड्थ, दोबारा कह रहा हूं, अनलिमिटेड विड्थ खोली जा सकती थी मुनाबी के प्लान में। और उसके बाद जब हमने अपनी कंपनी शुरू करी आयुशांते में भी हाइब्रिड प्लान था, यानी कि ज्वाइनिंग का आधार होता था 2 लाख, पर उसके बाद अनलिमिटेड विड्थ जीवन भर तक आप जितनी 16 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 50, 100, 200, 500 विड्थ आप खोल सकते थे। और उसमें भी हर लेवल पे 5%, मुझे याद है क्योंकि मैं उसका पार्ट था, मैंने खुद अपने इनपुट्स दिए प्लान के डिजाइन होने के दौरान। तो इसलिए भारत साहब पे ये आरोप लगाना, उन्होंने कभी बाइनरी को प्रमोट किया, कृपया करके ये ना करें। ना उन्होंने कभी बाइनरी को प्रमोट किया, ना करेंगे। वो जनरेशन पे आधा था। वीडियो में तो कोई भी किसी का बना ले और उसमें फिर 4 एडिट मार ले और फिर 2 मिनट का उतना ही दिखाए, आगे पीछे का ना दिखाए। क्योंकि जब 12 साल के बाद वो प्लेटफॉर्म को छोड़ा था, जो लगभग 60 साल पुराना प्लान है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन का लेवल कम है, जिसमें जो मेंटेनेंस है वो 6-6 महीने, 8-8 महीने की हो, जिसमें एक फिक्स्ड वॉल्यूम हो, जिसमें कोई स्केल का भी चक्कर हो, इतने सारे चक्कर के बाद उस प्लान का कंपैरिजन है वो। इसलिए कृपया करके पुराने वीडियो से भ्रमित ना हो। भारत साहब बोल रहे, अब हम प्लान के बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि वो प्लान पीढ़ियों के बिजनेस की बात करते हैं, और मैं आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण हूँ कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन इस बिजनेस में है जो इस वक्त मेरा इंटरव्यू ले रही है। और ये सोच मेरी उस वक्त थी जिस दिन मैंने 99 में इंडस्ट्री में कदम रखा, और मैंने पहले दिन से उतनी लॉन्ग टर्म सोच के साथ बिजनेस को बिल्ड किया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आपने इस इंडस्ट्री में कदम रख लिया या रखने वाले हैं, तो आपकी सोच उतनी बड़ी होनी चाहिए कि आपके लिए बिजनेस जनरेशन आएगा, पीढ़ियों तक जाएगा, आपकी इनकम पीढ़ियों तक जाएगी। आपको ये सोचना होगा। और ये बात अगर आपके दिमाग में आ गई, ये बात आपकी समझ में आ गई, तो आप समझेंगे ये प्लान हमारा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। और जो लॉन्ग टर्म प्लान होगा वो ऑलवेज हमेशा जनरेशन प्लान ही होगा, क्योंकि जिसमें लिमिट लेस होता है वो लिमिट लेस होगा, और उसमें कम्युनिकेशन आपका बड़ा बना रहेगा। लोग कहते हैं कि 2 लाख बहुत आसान होती हैं क्योंकि
2 लोगों को स्पॉन्सर करना पड़ता है। या मुझे धरती पे कोई एक इंसान बताओ जिसकी 10-20-25 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही हो और उसने दुनिया में सिर्फ 2 ही लोगों को स्पॉन्सर किया हो। अरे भैया वो नीचे जाके वो 2 के बाद फिर आपको एक स्पॉन्सर करना होता है, फिर आपको एक स्पिल करना पड़ता है, फिर आपको नीचे डालना पड़ता है, फिर एक लेग रुक जाती है, फिर आपको कहीं से लोग लाने पड़ते हैं। ऐसा तो नहीं है एक लेफ्ट साइड के पड़ोसी को डाल दिया, एक राइट साइड के पड़ोसी को डाल दिया और आपकी जिंदगी चल पड़ी। तो नीचे जाके जैसे सर्वज्ञ बोलता है कि नीचे जाके उस लेग के 36 मुंह हो जाते हैं। और आप वो सबसे बड़े संकट सबसे बड़ा ये होता है कि आपने इसके नीचे यहाँ एक आदमी को डाला, अब ये अनाथ हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो जिसके नीचे डाला वो समझता है आप संभालेंगे, आप समझते हैं जिसके नीचे डाला है वो संभालेगा, मैं ही नहीं करता रहूंगा, उसको भी तो फायदा मिल रहा है, उसको फायदा मिल रहा है क्या, वो भी तो काम करे। और दूसरी बात फिर वो किसी और को डालता है, वो किसी और को डालता है, वो किसी और को डालता है, तो कभी रिलेशनशिप रहती ही नहीं है। ये बिजनेस तो रिलेशनशिप का है, कम्युनिकेशन का है, कम्युनिकेशन का बिजनेस है, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनने का बिजनेस है, एक दूसरे के साथ एप्रिसिएशन का बिजनेस है, उनके साथ कनेक्टिविटी बनाए रखने का बिजनेस है, उनको एक होप और फेथ का बिजनेस है, एक लीडरशिप का बिजनेस है। जब आपका कम्युनिकेशन नहीं है किसी के साथ, आप किसी को पहचानते नहीं हो, आप किसी को जानते नहीं हो, तो फिर आपका कम्युनिकेशन कैसे रहेगा? जब आप बिलीव कैसे दोगे, एक लीडरशिप कैसे उनमें ट्रांसफर करोगे, कैसे उनमें एक लीडरशिप जनरेट होगी, मैं समझ नहीं पाता हूं, मैं नहीं जान पाता हूं इस बात को। और फिर पता भी नहीं चलता कि हम नहीं साहब हमें तो एक ही लेग पे काम करना है, बाकी एक लेग तो दादाजी चला लेंगे, दादाजी चला लेंगे। तो भाई सबके दादाजी चला लेंगे। हाँ ये कदर सबके दादा तो चलाएगा कौन? मतलब तो वही 7 मामा का भांजा हो जाएगा, मतलब चलाएगा कौन? वो एक आदमी अकेला रह जाता है, फिर झगड़े होते हैं। तो मैंने देखा है, क्योंकि 2011 में मैंने जब शुरुआत करी तो मुनावी में जो शुरुआत होती थी वो 2 लाख से होती थी। प्लेसमेंट आप कर सकते थे, पर स्पॉन्सर का स्ट्रक्चर अनलिमिटेड विड्थ तक चल सकता था। दैट वाज अ रियल हाइब्रिड प्लान, हाइब्रिड प्लान को बोलते हैं। और उसमें यही होता था, हर एक आदमी पावर डिमांड करता है, उसको पावर मिलती नहीं है। क्योंकि होता क्या है, पावर तो तब चले जब 2 लाख चले, 2 के 4 6 होते हैं, 6 के 36 होते हैं नीचे जाके। अब नीचे जाके 36 विड्थ होती है। जो आदमी इस बात से भाग रहा था कि शायद मुझे 2 ही लेग चलानी पड़ेंगी, उसको नीचे जाके 36 आदमियों का रखवाली करनी पड़ती है। 36 आदमी उसके घर पे आते हैं डिमांड करने के लिए कि भैया तू सपोर्ट नहीं मिल रहा, और आपने कमिटमेंट की थी 1 लेग चलाओगे। तो वो पता चलता है कि उसको 2 लेग के चक्कर में 36 बच्चे पालने पड़ रहे हैं। आज तक धरती पे किसी आदमी की पावर लेग का टंटा कभी खत्म नहीं हुआ। जो लोग कहते हैं कि हम आ जाओ पावर लेग देंगे, उनने मान लो आपको पावर कह दिया, दे दिया। अभी किसके पिताजी को पता है कि वो चलेगी, और आप छोटी वाली पे लग गए छोटी वाली पे। फिर वो छोटी वाली जो है वो आपकी बड़ी हो जाती है। फिर आप कहते ऊपर वाले भैया तुमने तो जो कमिटमेंट की थी इसमें तो लोग नीचे नहीं आ रहे, और जानते हो नहीं किसी को, बोले नहीं आ रहे, मैं क्या करूँगा, इस पर काम कर ले। अब वो बेचारा यहाँ से फिर यहाँ आता है, फिर कभी यहाँ से यहाँ आता है, फिर वो अपनी चलाता रहता है, फिर अपने लोग डालता रहता है अपना। दिखने में वो इतना बड़ा इल्यूजन है, और वो अगर यही हो जाए तो मैं सच कह रहा हूं कि अगर आप एक्सेल शीट पे प्लान बनाओ और आपको पता चल जाएगा कि अगर जो पैसा आप बांट रहे हैं एक पेयर पर, तो उसका 8 गुना पैसा आपको रिजर्व करके रखना है। एक बाइनरी प्लान में अगर आप 8 गुना पैसा रिजर्व करके नहीं रखते हैं और कभी मैचिंग होगी तो कंपनी के रिजर्व में से पैसा चला जाता है और कंपनी पूरी बिक जाए तो ही पैसा नहीं चुका पाती। मेरे से एग्जाम्पल है, कर्नाटक में एक था जिसने 1300 पेयर एक साथ 1 महीने में कर दी, उसका 1 करोड़ रुपए का पेयर बन गया, कंपनी बंद हो गई कर्नाटक में। तो ऐसे कितने सारे एग्जाम। कुछ लोग तो फिर जब कंपनी के ओनर मैनिपुलेशन करेंगे तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर लीडर भी मैनिपुलेशन करना शुरू कर देंगे, और फिर कैपिंग भी लगती है ना उसमें। फिर कैपिंग क्यों लगती है भाई? मेरा टर्नओवर, मेरा बिजनेस, कैपिंग। हाँ, कैपिंग किस बात की? फिर कैपिंग या फिर ट्रिमिंग लगती है। क्यों ट्रिमिंग लगता है? पैसा ज्यादा जा रहा है तो ट्रिमिंग कर दो, 5%, 7%, 10%, 15%। अब इसमें लिमिट कर दो, इसके नीचे का पैसा तुमको नहीं मिलेगा, इसके साइड का पैसा नहीं मिलेगा, इसके ऊपर का। वो सब मैं अगर सही भाषा में कहूं तो कैलकुलेशन और मैनिपुलेशन का काम होता है, और लोग इस भ्रम में आ जाते हैं, अरे तुम क्यों डरते हो काम करने से? तुम्हें लोग अगर डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमाना है तो एक बात समझ लेना कि आपको लोग स्पॉन्सर करने पड़ेंगे, आपको स्पॉन्सर करने पड़ेंगे। अब आपको ही स्पॉन्सर करने हैं तो आप बिर्थ में डालोगे या किसी नीचे डालोगे, ये मुद्दा तो खत्म हो गया ना कि मुझे 2 पे काम करना है।
अब ये बात अलग करेंगे कि नीचे डालेंगे, बिट में डालने से काम बनेगा। हर आदमी काम से बचना चाह रहा है ऐसा लग रहा है। हाँ कि 2 डालो तय चल गई गाड़ी। अब किसकी चली, हिस्ट्री उठा के देख लेना, पूरी दुनिया में 2 लाख वाली कंपनियां कितने वर्षों तक चली। वो प्लान जो जनरेशन, अच्छा तो उसमें झगड़े होना निश्चित है, उसमें मिसकम्युनिकेशन होना निश्चित है, उसमें सिस्टम का फॉलो होना नहीं निश्चित है। क्यों? क्योंकि वो किसी की रिलेशनशिप नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, काम नहीं। और जबकि लोग अब इसी बैलेंस में लगे रहते हैं, हर एक की कंप्लेन रहती है, तुमने कहा था वो हुआ नहीं। जब आप प्रॉमिस करोगे तो कंप्लेन होगी, और जब कंप्लेन होगी तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, और जब रिलेशनशिप खराब हो जाएगी तो फिर बिजनेस कैसे होगा? बिजनेस तो रिलेशनशिप का है मेरे दोस्त, मैं इस पे और घंटों बात कर सकता हूं। एक सज्जन लिख रहे हैं ये नो लेग प्लान कब लॉन्च होगा? बिल्कुल कुछ लोगों को इंतजार रहेगा। नो लेग प्लान नो लेग नो लेग प्लान बहुत अच्छा है, वो आपका व्यंग है, मैं समझ गया। सुनो, ये व्यंग बहुत अच्छा है। एक लेग प्लान तो आ गया है। हाँ, 1 लेग का प्लान आ गया। हाँ, 1 लेग का प्लान आ गया है, हफ्ते के पे आउट आ गए हैं, डेली पे आउट आ गए हैं कि डेली पे आउट लगेगा, डेली पे आउट लगेगा, ये सब तो है। रोज के नेता है, रोज के नेता। आपके फंडामेंटल ना होंगे तो आप भटक जाएंगे। एक सवाल उसमें हो रहा है। नहीं, इसमें एक बात और Yes, है, पर मैं कहता हूँ सर्वज्ञ ये होना चाहिए, तभी तो आपके पास फिल्टर लगेगा और अच्छे लोग रह जाएंगे, बाकी लोग जो उस थॉट प्रोसेस से होंगे वे चले जाएंगे। तो ये फिल्ट्रेशन सिस्टम भी है अच्छा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप उस फिल्ट्रेशन सिस्टम के सही आप मत हो जाना। लोग सीरियस हैं, जो लोग समझना चाहते हैं और जो जानना चाहते हैं, अपनी जिंदगी और अपने सपने वहां से पूरा करना चाहते हैं, इसलिए। किसी का एक सवाल आया, अगर यहाँ से यहाँ लोग क्यों जा रहे हैं, ऐसे कंपनी क्यों बदल रहे हैं, लोग क्यों होंगे, तो ये कभी नहीं रुकेगा, ये मान लें। ये कभी नहीं रुकेगा, ये कभी नहीं रुकेगा। आपने किसी सज्जन ने सवाल किया, मैं नाम पढ़ना भूल गया, तेजी से चल रहा है हमारा वो लाइव फीड, तो उन्होंने कहा ये क्यों हो रहा है ऐसा, तो देखिए कभी नहीं रुके। बट आपकी कंपनी अगर फंडामेंटल पे है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका जवाब ये है, आपकी कंपनी के फंडामेंटल जिस दिन बदल जाएंगे उस दिन दोस्त चिंता कर लेना। लोग बीजेपी वाले जो वर्षों तक ज्योतिरादित्य जी, उनको खानदान उनका कांग्रेस में था, बीजेपी में चले गए, अब कैसे कहोगे क्यों रुकेगा? सही बात। अब ये तो उनसे पूछो जाके बीजेपी में संतुष्ट हैं कि असंतुष्ट हैं, और असंतुष्ट भी होंगे तो ही कहेंगे आके। और लोग जो पर्सनल गेन था, अब ज्योतिरादित्य जी ने पार्टी बदल ली तो उन्होंने पर्सनल गेन को दिखा उनको। हाँ, तो लोग बीजेपी में आ जाएंगे तो कब रुकेगा? सेल्फिश गेन था वो। हाँ, तो ये बिल्कुल, कुछ लोग प्रॉमिस कर देते हैं दूसरे लोगों को, और भोले भाले लोग उनके प्रॉमिस में फंस जाते हैं, इसलिए लोग चले जाते हैं। कुछ लोगों को वो उनको गाजर दिखा देते हैं कि भैया ये बहुत आसान है, बहुत सरल है, और तुम बहुत मुश्किल में फंसे पड़े हो। तो जो असफल आदमी होता है वो ऐसी चीजों की सर्च में लगा रहता है और वो आसान चीजें ढूंढता है। मैं फिर कहता हूं, गांठ बांध देना, हमें सही काम करना है, आसान काम नहीं करना है। जिंदगी में किसी भी जगह बहुत बढ़िया, हमें सही काम करना है, आसान नहीं। जो लोग आसान काम के चक्कर में उलझे रहेंगे वे खत्म हो जाएंगे। पढ़ाई में तुम आसानी का ढूंढोगे तो तुम नकल मारोगे। हमें पढ़ाई में सही रास्ता ढूंढना है। तुम पढ़ाई में शॉर्टकट, हमने सोचा पढ़ाई में हमें अंग्रेजी नहीं आती, तो हमारे उस अध्यापक ने कहा तुम एक काम करो, तो तू न्यूमेरिकल आता, न्यू टाइप उस समय ए भर देना, 33% में तो आ ही जाएंगे। उसे मैंने निर्णय कर लिया है, मुझे सही तरीके से सीखना है, मल्टीपल चॉइस, और मुझे सही तरीके से सीखना है, मुझे आसान काम नहीं करना, क्योंकि मास्टर तो मुझे के समझा रहा है। अब ऐसे मास्टर में क्या करूं? और फिर हमने सही ढंग से सीखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, और पर सीख गए, अंग्रेजी समझ गए। तो मुद्दा इस बात का है कि सही काम है, आसान नहीं। जो लोग भटकते हैं वो आसान के चक्कर में भटकते हैं। एसपी भारती ने चेंज किया आसान के लिए नहीं, जहां किया वहां टॉप पे पहुंचे, बहुत बड़ा काम किया, सब कुछ किया, लेकिन फंडामेंटल मैच नहीं किए तो बाहर आ गए। आसानी की वजह से नहीं। आप अगर आसानी की वजह से जा रहे हो तो ये काम आप गलती कर रहे हो। सही की वजह से जाओ तो आप सही कर रहे हो। ये आपको सोचना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। जो पैसे के, जो हम प्लान की बात करें तो उस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बात कर रहा हूं कि जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से हो रहा है। 3 तरह की लेयर होती है डायरेक्ट सेलिंग में। एक होती है बॉटम लेयर, एक होती है मिडिल लेयर, एक होती है अपर लेयर जो लीडरशिप होती है। बॉटम पर पैसा आना बहुत जरूरी है, जिससे हम कहते हैं कि आदमी के पास 20 से 30 हजार रुपए की इनकम जल्दी से और आसानी से आनी चाहिए। अगर उसके पास 20 से 30 हजार रुपए की इनकम जल्दी से और आसानी से आ गई तो टिक जाएगा, वो टिक गया। वो मोर्टेलिटी ज्यादा होती है डायरेक्ट सेलिंग में।
लोग ऐसा नहीं आता, लोग छोड़ देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं और फिर नेगेटिवली करते हैं पूरी दुनिया में कि अपने तो वो किया था, अपने तो वो किया था और अपना तो वो चला नहीं, बेकार है सब सिस्टम, हम कर चुके। अरे आपके सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान में बॉटम लेवल जो आदमी ज्वाइन किया वो 2 से 3 महीने में 20-30 हज़ार रुपये की इनकम पे आ रहा है या नहीं? अगर वो सिस्टम से काम कर रहा है तो अपने अपलाइन के सबमिशन रह के काम कर रहा है, अपलाइन को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए प्लान ऐसा हो जिसमें बॉटम, क्योंकि पैसा नीचे से ऊपर की हो जाता है, लीडरशिप ऊपर से नीचे की ओर आती है, मोमेंटम ऊपर से नीचे की ओर आता है, एक्साइटमेंट नीचे से ऊपर की हो जाती है। बहुत बढ़िया। तो जो ये जो मुद्दा है, तो अगर वो नीचे वाला आदमी पैसा नहीं, मैं कभी भी, मेरे पास कितना भी पैसा आ रहा है मुझे इस बात की चिंता नहीं होती, मैं इस बात की चिंता करता हूं कि जो बॉटम लेयर पे कितने लोग आज 20,000 30,000 रुपए इनकम पे आ रहे हैं और उनके लिए क्या करना चाहिए, ये हमेशा सोचने की सख्त आवश्यकता है। और सही कंपनी वही है जो हमेशा उन बॉटम लेयर के लिए सोचती है, उस हिसाब से प्रोडक्ट तैयार होते हैं, उस हिसाब से प्लान तैयार होता है, तो सोच पाते हैं कि उनके पास कितनी स्पीड से पैसा आया। मिडिल लेयर जो है उसके पास एक अलग पॉकेट होना चाहिए प्लान में, एक अपर लेयर जो लीडरशिप है उनके पास एक स्टेबल इनकम और ग्रोइंग इनकम हो जिससे सिक्योरिटी पैदा हो, वो पता होना चाहिए, वो सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान इस ढंग से डिजाइन होना चाहिए। ये सबसे सख्त और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस प्लान के अंतर्गत। प्लान में कोई मैनिपुलेशन ना हो, कोई हिडन चीजें ना हो, पता चला करने के बाद आपको पता चला 6 महीने बाद ये तो इसमें से हिडन था, ओ माय गॉड, वो इतना ट्रांसपेरेंट हो कि उसमें कोई वॉल्यूम मिस ना हो। अब पता चला आपका वॉल्यूम ही मिस हो गया, पता चला कि आपका तो वॉइस आउट हो गया, पता चला कि ये आपका, आपने ये नहीं किया इसलिए ये नहीं हुआ, इसी गड़बड़ हो गई। हर महीने जीरो होना, हर महीने जीरो हो गया, वो चाहे 2 लाख का हो चाहे 3 लाख, 3 लाख की प्लान हो भैया, और कोई मल्टीपल लाख का हो, तो हर महीने अगर फ्लैश आउट होगा तो फिर वो तो शायद कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है। फिर वो उस आदमी की जो मेहनत पिछले महीने उसने करी वो उस महीने नहीं आ पाई और वो हमेशा सांप सीढ़ी जैसा काम करता रहा। तो एक बीच में और बात है, आजकल की एक नया चला है 2 लाख जनरेशन। ये 2 लाख मुझे ऐसा लगता है ये गाली नहीं है, इट्स ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है एक शब्द से दूसरा शब्द विरोध में होना। 2 लाख जनरेशन, जब आप 2 लाख की बात करो तो वो जनरेशन कैसे हो सकता है? तो ये ऑक्सीमोरॉन है और ये एक इल्यूजन है अगेन। इसके ये भी एक तरह का झांसा है जो शायद कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल रहा है। 2 लाख मीन्स 2 लाख, उससे 2 लाख बोलिए ना, बाइनरी बोलिए, बाइनरी का मतलब 2 इज बाइनरी। तो जहां 2 चल रहा है वहां बाइनरी ही है, उसे हम बच क्यों रहे हैं, बचना क्यों चाहते हैं? जो है उसे वैसा बोलना चाहिए। बिल्कुल, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमें ये भी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ऐसा भी नहीं हो कि आपने इस महीने में ये नहीं किया तो ये नहीं हुआ, तो अगले महीने ये नहीं हुआ तो ये हो गया। तो इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी घुंडियाँ, इतने सारे उसमें हो गए कि आज उसी में उलझ कर रह गया। पर अपना सिंपल सी बात है, आपने जो टर्नओवर किया उस टर्नओवर की इनकम आपको आनी चाहिए, जो टर्नओवर आपने किया उसका पैसा आपके पास आना चाहिए। ये सिंपल सी बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टर्नओवर बेस्ड बिजनेस है। ध्यान रखना, मार्केटिंग प्लान रिक्रूटमेंट बेस्ड नहीं हो सकता, ये सेल्स बेस्ड नहीं हो सकता, ये कंजम्पशन मॉडल है, डायरेक्ट सेलिंग कंजम्पशन मॉडल ही है। इस बात को और समझ लें। जो कंपनी सेल्स की बात करती हैं, खास तौर से जो विदेश से कुछ कंपनियां आई हैं, मैं किसी एक कंपनी की बात फिर नहीं कह रहा हूं, वे उनका काम सेल्स का है। आपने अगर महीने के 40,000 रुपए के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदे तो आपको पे आउट नहीं आएगा। कोई कहता महीने के 1 लाख के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदे तो पे आउट नहीं आएगा। भैया वो आदमी करेगा क्या? जाके बेचेगा? कंपनी का टर्नओवर तो हो गया। रिपर्चेज होती है ना 50,000 की रिपर्चेज। हाँ, कब तक? तो चेक तभी आएगा ना, चेक नहीं आएगा। चेक नहीं आएगा, 2 कस्टमर बनाओ तभी चेक मिलेगा। तो ये तो कंडीशन सेल्स वाली हो गई, सेल्स हो गई। तो डायरेक्ट सेलिंग सेल्स का बिजनेस है, तो फिर बहुत बढ़िया है। हीरो का फॉर्म बेच कर जाके यही काम करना है हमें। सेल्समैनशिप का काम करने के लिए हमारे 100% एक फंडामेंटल है, आप लिख लो, डायरेक्ट सेलिंग कंजम्पशन मॉडल है। लोगों को स्पॉन्सर करिए, उन्हें कंज्यूमर बनाइए, वे अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे, फिर कुछ लोगों को और स्पॉन्सर करेंगे, फिर भी कंज्यूम करेंगे, फिर कुछ लोगों को और स्पॉन्सर करेंगे, रेफरेंस देंगे। और हमारे पास एक रेफरेंस बोनस आता है, मैं अलग शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, तो मतलब एक रेफरेंस बोनस आता है। तो लोग क्यों करेंगे स्पॉन्सर, लोग क्यों होंगे, इसकी बात मैं बाद में करूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंजम्पशन मॉडल है, इसलिए हाई मंथली परचेज अगर है तो हम डंपिंग को मौका दे रहे हैं, हम डंपिंग की बात कर रहे हैं, फिर हम लोगों को सेल्समैन बना रहे हैं।
और अगर कोई आदमी शुरुआती सेल से कर रहा है तो फिर कंपनी अपना काम तो कर रही है और लीडर तो सेल्समैन बन रह जाएगा, शायद वो काम नहीं कर पाएगा, वो कस्टमर ही बनाता रह जाएगा, कस्टमर पे काम करता रह जाएगा। ये फंडामेंटल नहीं है डायरेक्ट सेलिंग की। अच्छा, नो मंथली परचेज हो, नो नो मंथली परचेज, तो फिर टर्नओवर कहां से आएगा? हाँ, तो कंजम्पशन कैसे हो? ये तो हमारे फंडामेंटल 100% प्रोडक्ट यूज। मैं बेईमान हूं कि मैं जिस कंपनी को कर रहा हूं अगर उसका टूथपेस्ट मेरे बाथरूम में नहीं है और किसी और नेगेटिव ब्रांड का प्रोडक्ट लेके आ जाऊं मेरे बाथरूम में, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं बेईमान हो गया हूं अपने आप के साथ, किसी के साथ नहीं। और आप कहते हो कि अगर परचेज की जरूरत नहीं है मंथली तो फिर मैं टूथपेस्ट तो करूंगा ना, तो सही टोपी बनाने का काम हो गया। हाँ, दूसरे को बेचो, खुद मत खरीदो। दूसरे को भी कैसे बेचो? तो वो भी कह देगा, वो एक महीने बाद वो भी समझदार हो जाएगा हाँ। कि भाई मैं भी क्यों खरीदूं, जब नो मंथली परचेज है, बिना परचेज किए ही पैसा आना है, तो फिर मैं क्यों खरीदूं? हाँ, तो किसी को जरूरत नहीं है फिर करने की, तो कोई भी नहीं लेगा। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि इंपॉर्टेंट मुद्दा कि मेरी जो मैं उसमें ट्रांसपेरेंसी हो प्लान में, वो जितना ट्रांसपेरेंट होगा, बॉटम लेयर पैसा कमाए, ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आदमी पैसे बनाने चाहिए, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए यहाँ एक सवाल और है, कौन सी कंपनी में ज्यादा पैसा मिलता है, कौन सी कंपनी में बॉटम लेयर को ज्यादा पैसा मिलेगा? कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ ज्यादा है, कुछ कहते हैं इस कंपनी में ज्यादा, इसीलिए वो कंपनी बदल लेते हैं। बट कंपनी कोई कहता है कि भैया हम बीवी का इतना परसेंट बांट रहे हैं, बीवी का 60% बांट रहे हैं, कोई कह रहा है हम 70% बांट रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग समझ ही नहीं पाते, कुछ लोग समझते हैं टर्नओवर बांट रहे हैं, ये भी एक दिक्कत है। वो सोचते हैं 100 रुपए पे 70 रुपए बट रहा है, वो बट ही नहीं सकता है ना। 100 रुपए में 70 रुपए कभी कोई कंपनी बांट नहीं सकती। कोई कंपनी कहती है मैं बीवी पे इतना परसेंटेज बांट रहे हैं, तो वो क्या कहानी है, ये समझ में नहीं आता। मेरे पास मेरा कोई मित्र आया और मेरा मित्र बोला कि देखो ये कंपनी ना 50% बांटती है। तो मैं कहता हूँ कि अच्छा 50% बांट रही है? बोले हाँ, टर्नओवर को 50% बांट रही है। मैंने कहा ओके, बिजनेस वॉल्यूम को? बोले बिजनेस वॉल्यूम को 50% बांटे। उस भाई को तो ये पता नहीं था कि बिजनेस वॉल्यूम में और टर्नओवर में क्या फर्क है। फिर मैंने पूछा कि एक बार बताओ कि इसका बीवी कितना परसेंट है? तो बोलता है कि बीवी तो 50% है प्रोडक्ट्स पर। तो 100 रुपए का प्रोडक्ट्स है तो उसका बीवी 50%। तो मैंने उससे कहा तुम्हारी कंपनी 25% बांट रही है। ओहो, क्यों? क्योंकि वो बीवी का 50% बांटी है ना, तो टर्नओवर का तो 25% था। सही है। लेकिन हम समझते नहीं है, हम समझते हैं कि वो कोई 70% बांट रहा है, कोई 80% बांट रहा है, सारा ही बांट लो तो प्रोडक्ट फ्री में आ जाएगा। कचरा दोगे? अरे प्रोडक्ट देखो, फिक्स कॉस्ट होती है कंपनी की, ये बात अच्छी तरह बता दीजिए ना नंबर कितना, क्या देखिए। कोई भी जो प्रोडक्ट्स है, कोई भी कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है, उसकी जो COGS होती है, वो COGS बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जो COGS है, जिसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स बिफोर टैक्स, वो लगभग कंपनी की होती है 20 से 25%। किसी भी कंपनी की, आप हिंदुस्तान लीवर की ले लो, आप पतंजलि की ले लो, आप किसी डायरेक्ट कंपनी, उतनी ही कॉस्ट होती है। उसके बाद में उसकी जो सेल्स प्राइस होती है उसके ऊपर GST लगता है। ऐसा नहीं है कि 100 रुपए का आइटम है, उसकी 25 रुपए कॉस्ट आ गई तो 25 रुपए में 18% लगेगा। वो 100 रुपए में 18% लगेगा, मतलब 25 रुपए की कॉस्ट पे 18% जाके GST लग गया। आप कल्पना करो, उस वक्त कंपनी के 15% के कम से कम जाके होते हैं कुछ फिक्स कॉस्ट, जो ऑपरेशन कॉस्ट होती है, जो लगती है 15% के लगभग। किसी की 2-4% ऊपर नीचे होगी, मैं उसकी बात करता हूँ, सबकी अपनी अपनी होती है। लेकिन उतनी कम से कम कंपनी के पास में उतनी फिक्स कॉस्ट होती है जो उनकी कॉस्ट लगती है उनके एडमिनिस्ट्रेशन की। फिर कम से कम 10% से 12% तो कंपनी अपने प्रॉफिट को बचा के रखेगी। अगर वो नहीं करेगी तो उन्होंने गुरुद्वारा थोड़ी खोल रखा है, और वो क्यों उन्होंने कंपनी का बिजनेस शुरू किया है। और उसके बाद वो लगभग बढ़िया कंपनी अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगी तो 35 से 38-40% के आसपास वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी आपको पैसा। अगर आप एक टोटल हिसाब लगा लोगे तो 100 रुपए के हमारे की प्रोडक्ट्स को 100 रुपए में जो प्रोडक्ट बच रहा है, इस ढंग से भी तो ये पैसा हो गया। अब कहते हो कि हमने तो मान दिया 70%, तो कहां से आओगे? या तो आप प्रोडक्ट की क्वालिटी गिराओगे, या आपने उसमें से और कोई उपाय आपके पास है नहीं। आप कैसे कर सकते हो कि हमने इतना % बांट दिया? तो ये सब चीजें बहुत हाथ पे रखे आंवले की तरह बहुत स्पष्ट होती हैं। इसमें कोई ये इंफॉर्मेशन एज है। आपको हवाई जहाज कैसे बनाना है जाके गूगल लो, आपको पता चल जाएगा हवाई जहाज कैसे बनता है।
आपको कहाँ मिलेगा हवाई जहाज खरीदना है, अभी गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा हवाई जहाज कहाँ मिलेगा। वो जमाने गए जब हमने शुरुआत की थी, वो जमाने चले गए, हमें पता भी नहीं था कौन सी चीज कहाँ कैसी होती है। तब तो हमारे मोबाइल भी नहीं थे 99 में, हम तो लैंडलाइन पर हमने सारा बिजनेस खड़ा किया। अब तो इंफॉर्मेशन ही है, अब सबको सब कुछ पता है, उनको कौन सी साबुन चाहिए, कहाँ बनती है, कितने की बनती है, क्या होता है, सब कुछ पता लग सकता है। इसलिए आंखें और नाक खोल के कंपनियों को भी काम करना पड़ेगा। दुर्भाग्य ये है कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने लीडर्स की जिंदगी को तबाह किया है, और कुछ लीडरशिप ऐसी है जिन्होंने अपने आप को खराब किया है। तो ये दोनों लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। अगर इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बनाना, इस इंडस्ट्री में इतनी बड़ी ताकत है दोस्त, हम हिंदुस्तान जीडीपी को बड़ा कर सकते हैं। इस वक्त जब पूरा देश और दुनिया त्राही कर रही है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो इस वक्त बड़ी हो सकती है, कमा सकते हैं, और आप पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और इतिहास बना सकते हैं और लोगों के सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री में वो ताकत है। इसलिए मैं कहता हूँ जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज जो हैं, जो ओनर हैं, बेस द्वारा ध्यान रखें कि लोगों के साथ खिलवाड़ ना हो। जो लीडरशिप है वो इस बात का ख्याल रखे कि लोगों के साथ खिलवाड़ ना हो। हम जब कंपनी चूज कर रहे हैं तो हमें ये देखना जरूरी कंपनी की एज कितनी है। अरे भाई साहब, स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि 5 से 7 साल में मैक्सिमम बिजनेस बंद हो जाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट सेलिंग, कोई भी बिजनेस। हम तो हमारी जिंदगी जुड़ी है। मैं नई कंपनी आई, लोग कहते हैं अरे 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 तो नई कंपनी है ना, वहां चलो। क्यों? क्योंकि वहां मजा आएगा। अरे भाई, तू मजा लेने आया है, सपने पूरे करने आया है? अब वो मजा तो तुम्हें बहुत आ गया, अब वो कंपनी चली जाएगी। कितने चैलेंजेस होते हैं। मुझे वो चाहिए जो एस्टेब्लिश्ड हो। मैं ऐसे नाई के पास नहीं जाना चाहता हूं जो बाल मेरे सिर पर बनाना सीखे। मैं उस नाई से अपने बाल बनवाऊंगा जो बाल बनाना जानता है, मैंने देख लिया है, उसको तजुर्बा हो गया, 2, 5, 10 साल से वो 10 साल से बाल बना रहा है। हम कंपनी की एज तो कितने चैलेंजेस होंगे उससे हमारे सिर पर फूटे। फाइनेंशियल चैलेंज होगा, लॉजिस्टिक का चैलेंज होगा, प्रोडक्ट का चैलेंज होगा, प्लान का चैलेंज होगा, एम्प्लॉय का चैलेंज होगा, आपस में पार्टनरशिप का चैलेंज होगा, उनके पास पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन का चैलेंज होगा, फाइनेंशियल चैलेंज होगा, दुनिया भर का। किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में चैलेंज होना अलग बात है, डायरेक्ट सेलिंग में चैलेंज होना अलग बात है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के चैलेंज का मतलब है लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़। सही बात। तो कंपनी एक तो चेक करो कि साहब वो जो कंपनी आज बड़ी हो गई है वो कभी भी तो शुरू हुई थी, सो व्हाट, इससे क्या संबंध हुआ? मेरी जिंदगी तो मेरी है, जिंदगी तो मेरी है। मैं तो आज की बात करूंगा ना, ये कंपनी आज की बात करूंगा। ये कंपनी के ओनर सोचें जिन्हें कंपनी खोलनी हो कि यार एक दिन वो भी शुरू हुई थी, हम भी शुरू कर देते हैं। तुम शुरू करो, पर मेरी जिंदगी मुझे कहाँ लगानी है मुझे डिसाइड करना पड़ेगा ना। मैं ऐसी कार में तो नहीं आज बैठूंगा जिसके ब्रेक है कि नहीं पता भी नहीं चले। तो नहीं साहब, जब पहली बार किसी ने टेस्ट किया होगा कार को 100 साल पहले, तब तो उसको क्या पता था ब्रेक है कि नहीं, फिर तो बैठ गया। तो तू 100 साल पहले वाले जमाने में जाना चाहता है? जब इंडस्ट्री 10,000 करोड़ की हो गई है तब की बात कर रहे हो कि तब की बात कर रहे हो जब हम 100 साल पहले क्या हुआ था? अल्टीमेटली घर तो मेरे पैसों से चलेगा, मेरे एक सेटल्ड होने से चलेगा, मेरी इज्जत होनी चाहिए समाज में, मेरी पत्नी के बीच में, मेरे बच्चों के बीच में। और मैं दिक्कत आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं आपको पापा ने जब 99 में शुरुआत करी एमवे की, तो आई एम सॉरी कंपनी नाम नहीं लेना चाहिए था, पर आप सबको पता है। तो उन्होंने जा के प्रोडक्ट्स अपनी गाड़ियों में भरे, दिल्ली जाते थे, फिर डिलीवर करते थे। पापा ने बाद में ये बात कही कि इस चीज के लिए मुझे कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। ये मैंने कंपनी के साथ जो मैंने पैसा बहाया उसको स्टैब्लिश करने के लिए, उसके लिए मुझे किसी ने नोबेल पुरस्कार मिला? मुझे तो वही चेक मिला जो मिलना था, मुझे वही जो मिलना था। तो इससे अच्छा ये है कि हम एक स्टैब्लिश कंपनी जिसने सारे साइकिल्स देख लिए हों अपनी, जिसने वो फेज भी देख लिया हो जब स्टैब्लिशमेंट का फेज होता है, जिसने जो स्टैब्लिश्ड हो गई है, उसका पाइपलाइन पूरी बिछ गई है, सपोर्ट सिस्टम पूरा बिछ गया है, उस कंपनी में अपने आप को सेटल करने से हम 2 या 3 साल के अंदर वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं जो शायद हम अपनी जिंदगी के लिए मानते हैं और उस पाना चाहते हैं। पर यही दिक्कत हो जाती है कि कोई एक नया क्रेज, जिसे कहते हैं ना, नया नेता आया है बाजार, तो नए नेता के पीछे लग जाओ, लगता है कि हम भी साथ में निकल लेंगे। वो निकल क्या, पूरे निकल लेता मामला। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल हम इस कंक्लूजन निकल रहे हैं किसी भी प्लान में दोस्तों, या तो ये चेक करने की जरूरत है कि बीवी
कितना परसेंटेज बट रहा है, और ये देखने की जरूरत नहीं कि कंपनी कितना पैसा बांट रही है, ये देखने की जरूरत है कि कितना पैसा बट रहा है। हम बांटने के चक्कर में चले जाते हैं और फिर बटता नहीं है, मिलता नहीं है, तो फिर हम बोलते हैं यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए ये देखना जरूरी है कि बट कितना रहा है, कंपनी बांट कितना रही है, ये मत देखिए। और इसलिए मैं ये कह सकता हूं अच्छी कंपनी, कोई अच्छी कंपनी, पे आउट देने वाली कंपनी ऑलमोस्ट 30 में बांटेगी, कोई 32%, कोई 35%, कोई 36%, 37, 38%, ये तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होगी। मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है अनटिल प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट हो, यानी कि 40% से ज्यादा अगर कोई बांटने का दावा कर रहा है टर्नओवर पे, तो प्रोडक्ट की प्राइस क्वालिटी गिर जाएगी। 30s में अगर वो है, 30s में, तो 30 का एक आइडियल फिगर है, 35 और 40 के बीच में कह लें, या 32 से 36 के बीच में कह लें, वो आइडियल फिगर है। उससे ज्यादा पैसा नहीं बढ़ सकता किसी भी कंपनी में, तो ये इल्यूजन है, लोग बांटते ही नहीं, इतना पैसा बढ़ता ही नहीं, बढ़ जाए तो पता नहीं क्या आ जाए। प्लीज नेक्स्ट। दूसरी बात है कि क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी चेक करने की जरूरत है, कंपनी की क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या क्रेडेंशियल्स है, उन्हें क्या काम अब तक हिस्ट्री में किया। ये क्रेडिबिलिटी अब तब चेक करोगे जब कंपनी एज पे आप ध्यान दोगे, जब वो पता चलेगा कि ये 10 साल से कंपनी काम कर रही है, तब तो आप इन सब चीजों पर ध्यान दे पाओगे। आपको ध्यान देना होगा कि कंपनी का अपना सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग और कितना पावरफुल है, कंपनी के फंडामेंटल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका थॉट प्रोसेस और उनका विजन कितना स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि ड्राइव तो कर रहे हैं ना फ्रंट सीट पे बैठ के, आप अपनी टीम को ड्राइव कर रहे हो फ्रंट सीट पे, लेकिन कंपनी को तो वो ड्राइव कर रहे हैं फ्रंट सीट पे बैठ के। उनकी थॉट प्रोसेस, उनका विजन, उनका फंडामेंटल्स, डायरेक्ट सेलिंग के प्रति उनकी सोच और उनका तजुर्बा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को डायरेक्ट सेलिंग का पता ही नहीं होता। हाँ, जैसे मैंने कहा डायरेक्ट सेलिंग का डी पता नहीं, कंपनी शुरू कर ली। हाँ। अब हमारा नेता क्या हो, इस सवाल का जवाब ढूंढ लीजिएगा। हमारा नेतृत्व तो सही हो, जिंदगी की बागडोर हमने सही आदमी के हाथ दी हो, जो ये मानते हो कि उन कहने नहीं रहने के बावजूद भी ये चीज चलती रहेगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। क्योंकि हम यहाँ पे अब कोई, हमने कमा के कोई पलंग के नीचे तो रखना नहीं है, एक सस्टेनेबल ऑनगोइंग इनकम के लिए हम यहाँ पर हैं। जनरेशन आफ्टर जनरेशन तक ये पैसा आए, वही हमारी सिक्योरिटी है। अब वही नहीं रहेगा कि लुल्लुर पुंजुर मामला रहेगा, तो शायद लंबे समय तक चल नहीं सकता, नहीं चल पाएंगे। फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है कंपनी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं कहता हूँ जिंदगियों का सवाल है, कंपनी कर्जे में तो नहीं चल रही है, ये आपको देखना जरूरी है। और एक लॉन्ग टर्म सक्सेस स्टोरीज कितनी है, एक व्यक्ति की नहीं, सीरीज ऑफ द स्टोरी चाहिए। अरे एक आदमी की इनकम तो कहीं भी कैसे भी कभी भी आ जाती है, लेकिन सीरीज चाहिए मुझे चाहिए वो एक आम आदमी से लेकर 50 आदमी तक इनकम मुझे चाहिए, एक व्यक्ति की नहीं। मुझे ये सीरीज कि कितने सारे लोग कितना ऐसा बना रहे हैं। एक आदमी का झंझुना जाके आप दिखाओ, एक आदमी के बारे में दिखा के पूरे सबको उसी से मोटिवेट करते रहो, आप ऐसा कैसे मान सकते हो। मुझे याद है आयुष शांति में ये बात आई थी, और आयुष शांति में पापा ने यही कहा था जब कि हमने शुरुआत की थी कंपनी की, कि हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है, सक्सेस स्टोरी नहीं है। और अगर सक्सेस स्टोरी आएगी भी तो 5 साल में 1 आएगी, 2 आएगी। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का फेथ कैसे गेन कर पाएंगे कि हाँ प्लान काम करता है, ये चीज काम करती है। सक्सेस स्टोरी बहुत जरूरी है, और सक्सेस स्टोरी मिलती है 10 साल के फिगर उसमें टाइम पीरियड में, 12 साल के टाइम पीरियड में, तभी कोई व्यक्ति आप पे भरोसा कर सकता है। और सक्सेस सीरीज चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा बना रहे हैं वो प्रूव हो जाए। 1-2 आदमी तो हरे बनाएंगे, क्योंकि टॉप में कोई जो आदमी होगा और वो आदमी अगर सब कुछ ठीक बैठ गया मामला, तो वो तो कर लेगा। बिल्कुल सही बात, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। ऐसे एग्जांपल हमारे बहुत, कुछ लोग उल्टे भी सोचते हैं, अरे यार इस कंपनी को तो चलते हुए 10 साल हो गया, अब यहाँ कोई मजा नहीं है, कुछ और मजा ले लो। अब ये क्या पागलपन की सोच है, कोई नई कंपनी को खड़ा करो। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, और मैनेजमेंट का जो इंटेंशन है वो कितना इंपॉर्टेंट। और एक चीज और भी है कि जो कंपनी रन कर रहे हैं इस वक्त, जो हेड ऑफ द फैमिली है कंपनी के लिए, कंपनी के व्याप पर, वो ओनर हैं या वो एम्प्लॉय हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। मेरी जिंदगी लग गई और 2 आदमी हेड कर रहा है हिंदुस्तान को, वो एक एम्प्लॉय है। मुझे यहाँ थोड़ा सा झटका है, क्योंकि वो उनको तो जॉब मिल रही है। मेरी जिंदगी, मेरे बिजनेस के आगे बढ़ने से, मेरे बिजनेस के कम होने से उनको क्या फर्क पड़ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हमारी पार्टनरशिप तो डायरेक्ट सेलिंग इज अ पार्टनरशिप बिटवीन द कंपनी एंड द लीडरशिप, एक पार्टनरशिप है।
और ये पार्टनरशिप तभी काम करती है जब दोनों के इंटरेस्ट और दोनों की वर्किंग एक सी हो। अब दोनों के इंटरेस्ट कैसे हो, अब वो तो कोई कर रहा है जॉब पे फोकस और किसी मेरी जिंदगी लगी पड़ी है, तो ये काम कैसे होगा। मैं चाहूंगा कि एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होनी चाहिए जिसमें इन्वॉल्वमेंट ओनरशिप ओनर का हो और वो इस बात की चिंता करते हो कि अगर मेरा बिजनेस डाउन रहा है उन्हें इसकी चिंता हो, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है तो उसकी चिंता उन्हें हो, खुशी उन्हें हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक फंडामेंटल कंपनी के ओनर्स के क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी जो कैपेसिटी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, उनकी कैपेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, उनका एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका जो बैकग्राउंड है वो कितना बड़ा है, उनको कैसा है, उनका जो विजन है वो कैसा है, और दूसरी बात उनका फोकस इस डायरेक्ट सेलिंग पे कैसा है। ये कोई बड़ा बिजनेस हाउस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोल ले, अब उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उनके 10,000 करोड़ की भी हो गई तो क्या, क्योंकि 1 लाख करोड़ का उनका दूसरा बिजनेस है, और यहाँ तो एक एक आदमी की जिंदगी जुड़ी हुई है। अब यहाँ चले चले नहीं चले, कल भी बंद कर दें। हिंदुस्तान लीवर ने शुरू किया डायरेक्ट सेलिंग, 3 बार शुरू किया, 3 बार बंद कर दिया, क्योंकि उनका 10,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस दूसरा चल रहा है, और यहाँ इतनी माथापच्ची कौन करे, हटा दो यार, नहीं चलता। और प्रोडक्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा फेमस तो उन्हीं के प्रोडक्ट्स हैं, सबसे ज्यादा फेमस प्रोडक्ट, सस्ते अच्छे, सस्ते अच्छे, ब्रांडिंग, नाम, पैसा, सब कुछ तो था, सब कुछ है, लेकिन इन सब चीजों से नहीं चलती डायरेक्ट सेलिंग। ये मैं समझाना चाहता हूं कि बहुत बड़ी साइंस है, इसमें बहुत डीप स्टडी चाहिए, इसमें बहुत डीप रिसर्च चाहिए, और लोग ऐसे मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी डिसाइड कर लेते हैं। कल को कोई आ जाए एक बड़ा बिजनेस हाउस और कह दे कि हमने शुरू कर दिया, आ जाओ, मैं कहूंगा भैया तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट, तुम्हारी कितनी डीप इन्वॉल्वमेंट, मैं तो जिंदगी लगा रहा हूं, और तुमने कह दिया भैया ये ले जाओ 10 रुपए और शुरू कर लो, एक नया वेंचर शुरू हो जाएगा। उनका तो ब्रेड एंड बटर है नहीं, वो उनका बटर नहीं है। तो जो मेरा ब्रेड एंड बटर है वो उनका भी ब्रेड एंड बटर होना चाहिए, जो कंपनी रन कर रहे हैं। अगर वो उनका ब्रेड एंड बटर नहीं है तो काम चलेगा नहीं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम किन चीजों पे फोकस्ड हैं, किन चीजों पे हमारा काम हो रहा है, और किन चीजों से हमारी मैनेजमेंट की थॉट प्रोसेस कैसी है, और जो आपकी अपलाइन लीडरशिप है वो कैसी है, वो भी इसका ही एक पार्ट है। ये सब चीजें हो गई, फिर आपको काम तो उस टीम में करना है। अब वो आपकी टीम से ही आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर आप बिजनेस कैसे बढ़ा पाओगे। जो आपकी मेंटरशिप है, जो आपके मेंटर हैं, जिनको आपको सबमिट करना अपने आप को, वे ही अगर नहीं है तो आप काम कैसे करोगे, ग्रोथ कैसे होगी, और आप कैसे कंफर्टेबल होगे। क्योंकि तो मैं सच कहता हूं कि मेरे असली रिश्तेदार तो वो हैं जो मेरी टीम के लोग हैं। मेरे सुख दुख में मैं खड़ा हूं। हमारे असली दोस्त तो वो हैं जो हमारे साथ बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। मैं उन रिश्तेदारों का, उन दोस्तों का क्या करूं जिनको 20 साल से समझा रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग कर लो, वे आज भी नहीं करते हैं, और फिर मेरी दोस्ती की दुआई देते हैं, तो मैं उनकी दोस्ती का क्या करूं। ठीक है, मनोरंजन करने के लिए कभी मिल लिए, बैठ के चाय पी ली, सफिशिएंट हो गया। तो दिल का रिश्ता तो उनके साथ है जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और अपने सपने पूरे कर रहे हैं। राइट। अब कुछ ऐसे सवाल, क्योंकि काफी अच्छा खासा समय हो गया है, डीप डिस्कशन हो गया है हमारा, पर कुछ ऐसे सवाल जो बेसिक सवाल हैं, फंडामेंटल सवाल हैं, जिनके साथ खिलवाड़ कोई करे। अब ये मेरी धमकी नहीं है पर ये मेरी आपको एडवाइस है, और आप भी इस बात से पूरी तरह सहमत होंगे तो मैं कह रहा हूं उस बात से, और अगर सहमत नहीं है तो 21 तजुर्बा यहां पर है, इनसे भी सहमत नहीं है तो 3-4 लोगों से और जान लें जो यहां पर इतना ही तजुर्बा लेकर बैठे हैं। कौन सही है कौन गलत है इसको फिर जानने के लिए प्रैक्टिकली देख लें, प्रैक्टिकल देख लें, उसके बाद फिर निर्णय करें ये फंडामेंटल सही है कि नहीं। मेरा बहुत छोटा सा सवाल, ये बिजनेस ड्रीम का है या प्रोडक्ट्स का है? वाह, कितनी बढ़िया बात चली। ये बिजनेस ड्रीम का है या प्रोडक्ट्स का है? कितनी बढ़िया बात पूछी सर की तुमने। अगर ये बिजनेस प्रोडक्ट्स का ये तो ट्रेडिशनल बिजनेस कर लो, या डायरेक्ट सेलिंग करने की क्या जरूरत है, पहली बात। और दूसरी बात, समस्या तो ये ना, सपने तो बहुत दिखा देते हैं ना आप लोग। हाँ, आप तो छोटे आदमी को BMW का सपना दिखा देते हो, छोटे आदमी को आप मर्सिडीज का सपना दिखा देते हो, फिर वो सपना पूरा होता नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है, तो माल बेचें। सुनो, मेरा क्वेश्चन ये है, सपना ही छोटा आदमी देखता है,
जब वो बड़ा बन जाए तो क्या खाक सपना देखेगा? क्या बात, मर्सिडीज वाला थोड़ी देखेगा मर्सिडीज का हाँ, अब सपना। आज सपना देखा था धीरू भाई ने जब वो नौकरी करे थे तेल की दुकान पर, तेल के पंप पर। अब क्या मुकेश अंबानी सपना देखेगा? मुकेश अंबानी का लड़का सपना देखेगा? सपना देखते ही छोटा आदमी है, और देखना ही उसको चाहिए। अब्दुल कलाम साहब ने कहा है, जब ये रामेश्वरम में पढ़ते थे ना, तब उनने सपना देखा था। अब तुम कह दो छोटा आदमी सपना ना देखे। जब सचिन कुछ नहीं था ना, जब उसे गुरुजी, क्या था उनके टीचर का नाम, मास्टर आचरेकर जी, सचिन तेंदुलकर को जब आचरेकर जी सिखाते थे, तब उससे कहते तू हिंदुस्तान खेलेगा। तब वो छोटा नहीं था, बड़ा आदमी था। ये फंडामेंटली खराब है तुम्हारा, समझ नहीं आती बात। सपना कौन देखेगा? छोटे ही तो देखेगा सपना, तुम बड़ा की बात करते हो। दूसरी बात, जाने दो डायरेक्ट सेलिंग। दुनिया में जिस व्यक्ति को जहां जब जो सक्सेसफुल हुआ है, उसके पीछे कोई रीजन है, वो उसका एक पेनफुल ड्रीम है, प्रोडक्ट्स नहीं है। सचिन इसलिए सबसे बड़ा नहीं बना क्योंकि को वो बल्ला पसंद था। सचिन इसलिए नहीं बना क्योंकि उसको बॉल पसंद है। सचिन इसलिए इतना बड़ा बना कि उसके पीछे उसका एक बड़ा सपना था। पूछो जाके धोनी से कि भाई तुम धोनी देश क्यों खेला? बोलता मुझे बचपन से कुछ करने की इच्छा थी। उसे थोड़ी तो कहला कि मुझे बचपन से बॉल बहुत पसंद थी। बॉल इज द प्रोडक्ट। अरे उसने सपनों को पूरा करने के लिए बैट और बॉल जैसे प्रोडक्ट्स को यूज किया। क्या बात है। धीरू भाई अंबानी को हिंदुस्तान का नंबर 1 अमीर आदमी बनना था, तो उन्होंने विमल को, पेट्रोकेमिकल को और मोबाइल जैसे प्रोडक्ट को यूज किए बड़ा आदमी बनने के लिए। प्रोडक्ट तो हमेशा यूज होंगे आपके सपनों के लिए। आप किसी भी फील्ड में कहीं भी आप सोचो तो सही। अमिताभ बच्चन से पूछो, अमिताभ बच्चन कैसे बने? बचपन से मेरी तमन्ना थी कि लोग मुझे जाने पहचाने, मेरा नाम हो, मैं फिल्मों में जाऊं। अब प्रोडक्ट तो कौन सा है? जंजीर है। जंजीर के लिए आया था क्या? वो नाचना प्रोडक्ट है। वो डांस के लिए आया था क्या? तो उसे जो करना पड़ेगा वो करेगा। विलेन का रोल दे दो, मत दे दो, जो करवाना है करवा दो। लता मंगेशकर ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे हारमोनियम बहुत पसंद था इसलिए मैंने गाना शुरू कर दिया। मतलब आप दुनिया में नक्की तो करो। ये ऐसा ड्रीम का टॉपिक है, ये पापा का फेवरेट टॉपिक है, और मैंने गलत पॉइंट दे दिया है। तो ये मतलब ये सब सिस्टम से हिल जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट ही ऐसा है जो पापा हमेशा इस बात पे बात करते हैं कि मैक्सिमम वीडियोस पापा की आप देखेंगे ड्रीम पर होगी। ड्रीम पर बात करना, ड्रीम एक्सरसाइज करना लोगों की, आप उसमें मास्टर हैं। मतलब मैं इसलिए कहता हूं कि तुम बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो, कोई भी व्यक्ति, मैं तुम्हारे पास आया कि भाई साहब मेरा टूथपेस्ट ले लो, तुम क्यों लोगे? फिर मैं तुम्हें बताता हूँ सस्ता इसलिए लूं, हाँ? अच्छा इसलिए लूं, तो ऐसा तो बाजार में हो रहा है। मैं कंपटीशन में उलझ गया ना। मैं जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूं जिस कंपनी का, सबको बता दूं, वो मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं करता कि वो अच्छा है। अच्छा तो है ही, उसे इसलिए इस्तेमाल करता हूं क्यों? क्योंकि उसको यूज करने से मेरी मर्सिडीज की किस्त जाती है। हाँ? मेरे घर में पैसा आता है, मुझे पैसा खर्च करने में वहीं से मिलता है, क्योंकि मैं उसको यूज करता हूं और फिर प्रमोट करता हूं। अरे मेरे घर में ही हुआ ना पंगा, सुन लो ना। तुम्हारे पास कोई जवाब हो तो तुम लो। सर्व की शादी हुई, चेरी घर में आई, और वो घर में आती मेरे से बोलती अगले दिन सुबह, शादी सुबह, कि पापा मुझे तो लाल रंग का ट्रांसपेरेंट वाला टूथपेस्ट करती आ रही हूँ मैं पिछले 20 साल से, मुझे तो वो ही चाहिए। अब जवाब दे दो उसको, तुम समझा दो। नहीं दुल्हन आई है घर में कि नहीं वो नहीं लेते, हम क्यों नहीं लेते? ये अच्छा है, वो उससे अच्छा है, ये कंपेयर करें। ये नहीं, ये सस्ता है, इसमें सस्ता है। हाँ सस्ता है, ये बोले या ये बोले कि इसमें नींव है, इसमें इलायची है, इसमें लौंग है। हाँ क्या बोले, कहें एक ही बात। इधर आ, उसे बोला इधर आ। वो आई, मैंने कहा सुन, कल रात तू विदा होके मर्सिडीज में आई है ना, वो इस टूथपेस्ट में से निकली है, इसलिए ये करना, काम खत्म। उससे मुझे आज तक नहीं कहना पड़ा कुछ उससे। अब आप समझा लो की बात करो, प्राइस का कंपैरिजन बताते रहो। व्हाट इज द रीजन? आपको दुनिया जो ट्रेडिशनल बिजनेस में जो कंपटीशन के दौर में फंसना है, तो लोग आपके प्रोडक्ट्स को क्यों यूज करेंगे? वही ले लेंगे ना। भी आज तक 25 साल से ले रहे थे, उनके कौन सा फर्क पड़ेगा, कौन सी इनकम आ गई, कौन से सपने पूरे हो गए? हम बात ये कहते हैं कि आज तक जो आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे उससे सपने पूरे नहीं हुए,
इन प्रोडक्ट्स को यूज करोगे, सपने पूरे हो जाएंगे। हो गया काम। हम कहते हैं प्रोडक्ट्स का बिजनेस है। सुन लो एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रेडिशनल मार्केट में हम लोगों को यूज करते हैं प्रोडक्ट्स के लिए। ट्रेडिशनल बिजनेस वाले लोग लोगों को हायर करते हैं, सेल्समैन बनाते हैं, उनसे कहते हैं तुम्हें जाके बेचो, इतना बेचोगे तुम्हें इतनी सेल मिल जाएगी, इतना साल में इतना प्रॉफिट मिल जाएगा, इतनी चीज। कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से भी ऐसे शुरू कर दिया है। कुछ डायरेक्ट सेलिंग करनी तो ट्रेडिशनल माल पे फोकस्ड है, माल बेचो, प्रोडक्ट प्रमोट करो, तो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, उनके एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं। वो सेल्स कंपनी। और डायरेक्ट सेलिंग, किसी ने विराट कोहली को ले रखा एडवर्टाइजमेंट के लिए, हाँ, अब वो पैसा विराट कोहली को दे रहे, वो जो पैसा डिस्ट्रीब्यूटर का हक है वो विराट कोहली लेके जा रहा है। हम डायरेक्ट सेलिंग में एक ही बात कहते हैं कि आपको लोगों के सपनों पे काम करना है और लोगों के लिए इन प्रोडक्ट्स को यूज करना है। उल्टा हो गई कहानी, वहां हमें लोगों को यूज करना है प्रोडक्ट्स के लिए, यहां हम प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं लोगों के लिए। सही बात, ये फंडामेंटल गलत है। तो हम लोगों के सपनों के लिए काम कर रहे हैं, हम लोगों की जिंदगियां उससे बदल रही हैं। और आप कहते हो कि हमारा तो हम डायरेक्ट सेलिंग का मतलब तो प्रोडक्ट सपने की बात बहुत होगी। अरे तुम्हें एसपी वाले का विरोध करना है तो फंडामेंटल का विरोध तो मत करो यार। तो मेरा विरोध करना किसी और चीज से कर लो, मैं लंबा हूं, मैं पतला हूं, मैं मोटा हूं, मैं काला हूं, मैं कुछ ही बोल लो, मैंने 300 करोड़ खा लिए, ये बोल लो, मैंने कुछ और क्या बोलोगे मुझे पता ही नहीं है तुम क्या बोल सकते हो। लेकिन फंडामेंटल से खिलवाड़ तो मत करो। उस फंडामेंटल के खिलवाड़ से न जाने कितने लोगों का नुकसान हो जाएगा। लोगों को तो समस्या है, भारत साहब बदले तो ठीक, हाँ, हम बदले तो पाप। हाँ, ऐसा क्यों भैया? भारत साहब ने हमेशा फंडामेंटल पर रहते हुए बदला। जब भी बदला एक ही बार तो बदला, एक बार ही, हाँ एक ही बार बदला यार, एक ही बार तो बदला। और वो फंडामेंटल को रहते हुए बदला, फंडामेंटल की वजह से बदला। इस वजह से नहीं बदला कि वो आसान था, ये सस्ता था, ये महंगा था, ये अच्छा था, ये बुरा था, और मैंने आज तक किसी की कभी कोई बुराई नहीं करी। इसलिए ठीक है, वो कर रहे हैं अपना काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अपना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी ट्यूनिंग नहीं बैठी कोई बात नहीं भैया, पति पत्नी की नहीं बैठती, हम क्या करते हैं उसमें? कोई की नहीं बैठती है तो क्या कर लोगे, अड़ोसी पड़ोसी की नहीं बैठती है तो क्या करेंगे? तो ठीक है, नहीं बैठी, फंडामेंटल की बात है। दूसरा एक सवाल, अपॉर्चुनिटी की बात करें या प्रोडक्ट से शुरू करें? जब हम सपनों की बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटी की बात करनी होगी। जब आप सेल्समैनशिप की बात करोगे तो आपको प्रोडक्ट से बात करनी पड़ेगी। आप डिसाइड करो कि आपको सेल्समैन बनना है या आपको बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, लोगों के सपनों करनी है तो अपॉर्चुनिटी की बात करनी पड़ेगी, उनके सपनों की बात करनी पड़ेगी, उनकी ड्रीम की बात करनी पड़ेगी। और प्रोडक्ट तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना ही चाहिए, बेस्ट प्राइसिंग होनी ही चाहिए, वो बेस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ ही होने चाहिए। और वो सब काम कंपनी का होता है। वो कंपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से, अच्छी कंपनी उस पर ध्यान देती ही है और उनको देना चाहिए। ये हमारा काम क्या है वो हमें देखने की जरूरत है। जब आप सपनों की बात करोगे तो प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिकली कंज्यूम होगा ही, क्योंकि भैया सपने उससे पूरे होने। तू कौन सा नेगेटिव ब्रांड काम में लेके आ रहा है? तुझे यही काम में लेने पड़ेंगे, यही यूज करने पड़ेंगे। फिर वो क्या कहता है, जब अपने पूरे होंगे तो ठीक है। अब मेरे को फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इतना सा टूथपेस्ट लगाता था, मैं इतना सा लगा लूं, ज्यादा पीपी होंगे, सब लोग पीपी करेंगे, सबके जल्दी सपने होंगे। तू डिसाइड कर। एक जो बात है, जो सवाल है वो ये है कि किसी आदमी को अगर 2-5 साल हो गए किसी कंपनी में, 5 साल हो गए और फिर भी उसको पैसा नहीं आ रहा है, तो क्या चीज गलत है? इंपॉर्टेंट पॉइंट एक, उसको देखना चाहिए उसकी कंपनी के फंडामेंटल सही है या नहीं। जो मैंने फंडामेंटल बात करी है वो फंडामेंटल कंपनी फॉलो कर रही है नहीं, उसकी अपलाइन फॉलो कर रही है कि नहीं। फिर उसको ये देखना चाहिए कि वो सिस्टम में रह के काम कर रहा है या नहीं। अगर वो सिस्टम में रह के काम कर रहा है तो ऐसा हो नहीं सकता फंडामेंटल बिल्कुल सही है तो पॉसिबल। लोगों की, जो लोगों 2-4 साल हो गए और पैसा नहीं आ रहा है, वो सबसे पहले जाके चेक करें उनके सपने क्या हैं। राइट, वे अभी वास्तव में धोखा दे रहे हैं अपने आप को। उनमें वो पैशन क्रिएट नहीं हुआ है, उनमें जुनून पैदा नहीं हुआ। जुनून पैदा हो जाए तुम टेम्पू बन जाओगे। पेनफुल ड्रीम की जो पेनफुल ड्रीम नहीं है उनके पेनफुल पास। ड्रीम नहीं। अगर पेनफुल ड्रीम हो तो क्या बात करते हो? रात को 2 बजे लोगों को जगाओगे, सुबह 6 बजे लोगों को जगाओगे, लोगों को प्लान दिखाओगे, टेम्पू बन जाओगे, किसी के पास भी अनस्टॉपेबल हो जाओगे तुम्हारा अगर एक पेनफुल ड्रीम होगा तो। अगर फंडामेंटल कंपनी सही हो, लीडरशिप की सही है तो।
अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जितनी भी कंपनीज हैं उनका कंपटीशन आपस में है या ट्रेडिशनल मार्केट से? उनका किसी का कोई कंपटीशन नहीं है ट्रेडिशनल मार्केट से। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का काम क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे का प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ, पर मैं नहीं करता क्योंकि उनसे मुझे पैसा नहीं आता। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ट्रेडिशनल मार्केट में कौन सी कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर का ख्याल रखती है? वो तो मौका लगते ही उनको स्क्वीज। लेकिन डायरेक्ट सेल कंपनी का सबसे बड़ा काम होता है कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर का ख्याल रखना, उनके हितों की रक्षा करना, उनके लिए प्रोडक्ट सेकेंडरी होते हैं, पहले मतलब उनके डिस्ट्रीब्यूटर। तो कॉम्पिटिशन हो क्या सकता है ट्रेडिशनल मार्केट से? ये टर्नओवर तो वो ज्यादा कर लेते हैं। कौन? ट्रेडिशनल मार्केट वाले कर ही लेंगे ना, पर इंपॉर्टेंट बात है ट्रेडिशनल मार्केट वालों की वजह से कितने लोगों की जिंदगी बदल रही है। 10-20 सेलिब्रिटीज के अलावा। लेकिन ये भले ही टर्नओवर उसे 10% कर पाए, लेकिन से हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ रहा है। ट्रेडिशनल मार्केट वाले तो 36% 40% बांटते भी तो नहीं है। हाँ, वो बांटते ना उसको, वो एडवर्टाइजमेंट में जाता है, मिडिलमैन को जाता है, टीवी वालों को देंगे। तो ये इंडस्ट्री अलग है। बिल्कुल, उसके बावजूद ये 12 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है दुनिया भर में, तो कंपटीशन आपस में है। हाँ, पर ट्रेडिशनल मार्केट से कोई कंपटीशन हो तो आपस में हो, वरना मैं कहता हूँ कि जरूरत क्या है कंपटीशन की? 135 करोड़ लोग पड़े हैं दुनिया में, सब अपने अपना काम करते हैं और उसको अपने खाने का मिलता है। राइट। सो फिर भी थोड़ी बहुत जो बदनामी इस इंडस्ट्री की है वो किस कारण से है? तो उसका कारण ये है कि कुछ तो कंपनियों के कारण से बदनामी हुई है और कुछ लीडरशिप के कारण से बदनामी हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये है, कुछ लीडर्स ने इसको खराब कर दिया है, कुछ फाइनेंशियल स्कीम आ गई है, इन्वेस्टमेंट प्लान आ गए हैं, क्रिप्टोकरेंसी, क्राउड फंडिंग और पता नहीं। हाँ, लोगों ने पैसों के नाम पे 1 लाख पे 5 लाख मिल जाएंगे, और फिर जब तक चली 2-4 महीने तो चल गई, और फिर अटक गई तो लोगों के पैसे बर्बाद हो गए, लोग कर्ज में फांसी लड़का ली, मर गए। फिर कुछ पूछते क्या करता था? ये MLM करता था। निपट तो गई MLM, निपट तो गई डायरेक्ट सेलिंग, हमसे लोग इसमें शहीद हो गए। अच्छा, तुम वो करते हो चेन। अब ये चेन है, अब लोगों को समझाओ हम तो उस वजह से इंडस्ट्री बदनाम हो गई। और दूसरी बात क्या है कि मासेस का जो चीज मासेस में जाएगी तो कुछ लोग सक्सेसफुल होंगे, कुछ लोग फेल होंगे, जो फेल होंगे वे नेगेटिव बातें करेंगे, जो सक्सेसफुल होंगे वो उतनी बातें करते नहीं है, तो फिर वो बदनामी, तो जो मासेस की चीज होगी उसकी बदनामी तो हो ही जाती है। एक लोगों को बड़ी परेशानी है, समस्या लोगों की, भारल साहब तो हिप्नोटाइज करना जाने हैं, भारल साहब की मीटिंग में मत भेजो लोगों को, लोग हिप्नोटाइज हो जाएंगे, उनको हिप्नोटाइज कर लेंगे। भारल साहब करते हैं, हम नहीं कर सकते, तो इसलिए भारल साहब जहां हैं वो है, बढ़िया, भारल साहब जहां जाते हैं वो टॉप पे पहुंच जाते हैं। तो ये कौन सा सीक्रेट है, वो सीक्रेट लोगों को पता लग जाए। मेरी एक वीडियो है, आशाएं यूट्यूब पे पड़ी है, आप जाके देख लो, हम जाते हैं और टॉप पे पहुंच जाते हैं। कहां क्या है, हम कैसे शुरू हुए, कहाँ पहुंचे, कैसे कैसे हमने देखे हैं। और दूसरी बात की एक ही चीज़ है, पेनफुल ड्रीम है मेरे पास, बहुत पावरफुल, और दूसरी बात है हार्ड, उसका कोई आसानी नहीं है। और हम क्या हिप्नोटाइज करेंगे, दिल से बात करते हैं, लोगों के दिल तक पहुंच जाती है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। मैं सच कहता हूँ, सर्वक को भी एक बात कहता हूँ कि बिजनेस हमारे लिए बिजनेस नहीं है, ये भी हमारे लिए एक मिशन बन गया है। क्यों? क्योंकि कितना पैसा चाहिए, कितने पैसों के लिए आए हैं, क्या कर लेंगे और पैसों का। हम रात को खाना नहीं खाते, आलू नहीं, प्याज बैगन नहीं, गोभी नहीं खाते, गर्म पानी पीते हैं, हम कोई दारू का नाम भी ले नहीं सकता, सिगरेट कोई कर नहीं कर सकते, मैं नहीं, हमारी पूरे खाना, रात को खाना नहीं, 6 बजे हमारा किचन बंद हो जाता है। क्या करें पैसों का? नहीं, ये सब बच्चे, तो अब क्या होगा? तो इसलिए क्यों काम कर रहे हो? इसलिए क्योंकि बिजनेस अब मिशन बन गया है, लोगों की आंखों में सपने दिखते हैं और उनके सपने पूरे होने करने की एक तमन्ना है, बस इसलिए जुटे पड़े हैं, और न जाने कौन सी ताकत और कौन सी शक्ति काम कर रही है जिसके पीछे काम करे जा रहा है। एक पापा का कोट है जो उन्होंने अपनी किताब 18 चैप्टर्स में लिखा है, वो ये है कि सफलता पाने के लिए हमेशा बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए, परिवर्तन ही सफलता है। कुछ लोग इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो समझ रहे हैं कंपनी बदलना चाहिए। अरे मेरे बाप, अपने आप को बदलने की बात है ना कि कंपनी बदलने की बात है। और अगर बदलना भी है कंपनी को, अपने फंडामेंटल पर पहले टिके रहे। पापा ने बहुत अच्छी बात कही, वो बोले तू अपना खूंटा टांग दे, पहले खूंटा यहाँ पे गाड़ दे, और खूंटा गाड़ने के बाद तू कहाँ भी घूम के आएगा तो वापस यहीं। ये बात उन्होंने मुझे कही थी जब मैं वॉरिक जा रहा था पढ़ाई करने के लिए, कि भैया तेरा खूंटा यहाँ गाड़ दिया, तू कहीं भी दुनिया में घूम के आ,
आना तो जो वापस घर पे ही है, क्योंकि हमें साथ में रहना है परिवार की तरह। तो इसीलिए आपके अपने लिए अपने फंडामेंटल्स का खूंटा गाड़ दीजिए। जो फंडामेंटल्स इंडस्ट्री के बाद एक एक्सपीरियंस व्यक्ति से हमने एक एट लेंथ डिस्कशन के साथ हम ये जान लिए, समझ लिए, अब इन्हें अप्लाई कीजिए अपनी जिंदगी के लिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं, और हम दोनों की यहाँ पर यही प्रार्थना है, हमारे पूरे परिवार की, हम सब की, कि आप जहां भी हैं वहां सफल हो। और अगर आपको परिवर्तन की कोई आवश्यकता है तो वो फंडामेंटल के आधार पर हो या फिर ना हो, आप जहां हैं वहां पे सफल रहें। अच्छी कंपनियां आए, अच्छी कंपनियां यहां पर बिजनेस करें, वो बढ़िया काम करें, क्योंकि जैसा पापा ने अपनी अपील में कहा है, एक अपील उनकी आई है, जो अपील आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक कंपनी कोई नहीं होगी जो 65,000 करोड़ तक चली जाएगी। ये तो हम सबको मिलकर जाना है, पर अच्छी कंपनियां, फंडामेंटल पे आधारित कंपनियां जाएंगी। और खबरदार, अगर इन फंडामेंटल के साथ कभी खिलवाड़ हुआ तो फिर शायद ये इंडस्ट्री का नुकसान होगा, जिसे हम सबको, हमें और आपको मिलकर बचाना होगा। तो इसी के साथ बहुत कुछ सीखने को आज मिला। लोगों ने जाना होगा, समझा होगा सारे फंडामेंटल्स को, कंपनी प्लान, प्रोडक्ट्स और लीडरशिप। और इसी के साथ साथ ये अपॉर्चुनिटी है, ये ड्रीम्स का बिजनेस है, ये कोई सेल्समैन का बिजनेस नहीं है, प्रोडक्ट बेचने का, माल बेचने का बिजनेस नहीं है, ये कोई माल को डंप करने का, बल्क परचेज करने का बिजनेस नहीं है। ये एक बल्क परचेज करना, माल करना एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, प्लान का प्रॉब्लम नहीं है। ये एटीट्यूड होता है कुछ लोगों को, कुछ लोगों के प्रति, कि वो उसको डंप करवा देते हैं या उनकी आदत बन जाती है, वो एटीट्यूड का प्रॉब्लम, और वो कहीं नहीं रुक सकता जब तक हमारा एटीट्यूड ना ठीक हो। तो अपने एटीट्यूड को ठीक करें, अपने सिद्धांतों को ठीक करें, उसके हिसाब से जज करें। विद दिस, आखिरी कोई कमेंट लोगों के लिए? थैंक यू वेरी मच। लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई सपने हैं और आप उन्हें पूरा करना चाहते हैं तो इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है, यहाँ लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। आइए हम साथ मिलकर इस इंडस्ट्री पर काम करें, इंडस्ट्री के लिए काम करें, लोगों के लिए काम करें और लोगों के सपनों के लिए काम करें, और आपकी जनरेशन भी बिजनेस में आए और आपका बेटा एक दिन आपका इंटरव्यू ले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।